या तो रश्मि दीदी होंगे तो वो, नहीं तो रीडिंग आप लोग में से कोई करेंगे रीडिंग? दीदी एक्चुअली मेरे सामने समस्या है कि बुक नहीं है मेरे पास। अच्छा, ओके ओके। नमस्ते दीदी जी, मैं जोड़ती हूँ, कोई दिक्कत आ नहीं गए? है। अच्छा, रश्मि दीदी आ गए, वैसे वो तैयार है। जी जी दीदी बिल्कुल पढ़ आ गई जाएगी, दीदी। दीदी पढ़ बढ़िया जाएगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो रश्मि दीदी आप पढ़ते जाइए, है ना। आज सुरेंद्र भी शिविर में है, तो अपन करते हैं, ठीक है ना। और मैं उसको फिर आप लोग को वो कर दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। दीदी जी पेज नंबर कौन सा है? अपन ना 77 में नीचे एक लाइन वहां से शुरू करेंगे। जी। परिवार में, हर आदमी में, हर बच्चे में समझदारी का सूत्र, 77 यहीं से है ना भैया? जी यही दीदी जी। अपन ये शायद हो जी गया दीदी था जी क्या? पढ़ो। एक मिनट एक मिनट, ये हो गया था रश्मि दी। 79 के नीचे से जी शुरू करना है। ओके। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ मानव, हाँ इसके मानव। बाद आती है। हम्म। जी यहाँ से आप शुरू करिए, ठीक है। जी दीदी जी। चलिए। सभी को नमस्ते, बाबा जी को नमन। इसके बाद आती है मानव की परिभाषा। मनाकार को साकार करने वाले को मानव कहते हैं। अर्थात मानव के मन में जो भी आता है, यथा यंत्र बनाना, घर बनाना आदि, उसको साकार करने वाला तथा मन स्वस्थता का आशावादी है। अर्थात सुख की आशा में ही हर मानव जीता रहता है। मानव सुख धर्मी है। इस तरह से मूल्य, नैतिकता, चरित्र का स्वरूप समझ में आता है। परिभाषा के अनुसार जहां तक मनाकार को साकार करने वाली बात है, उसको मानव पा गया है। मनाकार को साकार करने वाली बात दो विधा में होता है। एक सामान्य आकांक्षा, आवास, आहार, अलंकार, और दूसरा महत्वाकांक्षा, दूरश्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन। जहां तक आचरण की बात है, वह कहीं नहीं मिलता है, न तो शिक्षा में न संविधान में मिलता है। संविधान में मानवीयता पूर्ण आचरण को मूल्यांकित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। शक्ति केंद्रित किसी भी संविधान में मानवीयता पूर्ण आचरण को प्रमाणित करने का प्रावधान होता ही नहीं है, क्योंकि यह मानवीय संविधान होता ही नहीं है। इसलिए इसमें मानवीय आचरण हो ही नहीं सकता। मानवीयता पूर्ण आचरण को कोई प्रमाणित कर नहीं पाए, ऐसा मूल्यांकित करने का साहस जुटा नहीं पाए, ऐसे समझदारी को जोड़ नहीं पाए। इन कमियों को पूरा किए बिना मानव सुख से जी नहीं पाएगा और लड़ाई झगड़ा करता ही रहेगा। इस कचरे से छूटने के लिए समझदारी ही एक उपाय है। इसके लिए शिक्षा का मानवीकरण करना अति आवश्यक है। शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य प्रकृति का, दर्शन के साथ क्रिया पक्ष का, मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष का, भूगोल और इतिहास में मानव तथा मानवीयता का समावेश करेंगे। इस ढंग से शिक्षा में मानवीयता के समावेश होने से मानव की प्रवृत्ति सहज रूप से व्यवस्था में जीने की, अपने को प्रमाणित करने की होगी। अपने पहचान के साथ समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व में जीने के अवसर, आवश्यकता, सफलता के स्थान पर हम पहुंच जाएंगे। इसलिए शिक्षा संस्कार मानवीयता के साथ ही पूर्ण होता है।
दूसरी विधि से नहीं होता। अभी हम जिन संस्कारों की बात करते हैं वे हमारी प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है, उनमें सार्वभौमता नहीं है। जी दीदी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब शुरू होती है यहाँ से मानव की परिभाषा, जो मनाकार को साकार करने वाला है और मन स्वस्थता का आशावादी है। तो मनाकार को साकार करने वाले की जो वो है उस पे यहाँ पर बात है कि जो भी उनके मन में आता है, जो भी चित्र बनता है कि ये चीज ऐसे बनाना, ऐसे, ये अभी आज जितनी भी सुविधाएं हमारे सामने हैं, ये मानव के मनाकार को साकार करने का फल है। तो और मन स्वस्थता का आशावादी अर्थात सुख की आशा में, तो जो भी मानव करता है वो सुख की आशा में करता है, क्योंकि मन स्वस्थता का आशावादी है। मतलब मन स्वस्थ हो, ऐसी हर मानव की एक आशा होती है। तो मन स्वस्थ होने का मतलब है कि मन खुश हो, प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि मानव सुख धर्मी है। तो मानव का धर्म चूंकि सुख है, इसलिए वो हर मानव के अंदर ये आशा रहती है कि वो उसका मन खुश हो, प्रसन्न हो। इस तरह से मूल्य, चरित्र, नैतिकता का स्वरूप समझ में आता है। मतलब मानव चूंकि सुख धर्मी है, तो सुख धर्मी के आधार पर यह समझ में आता है कि मूल्य, नैतिकता और चरित्र का स्वरूप क्या होगा। परिभाषा के अनुसार जो मनाकार को साकार करने वाली बात है वो अब पूरी हो चुकी है, जिसमें सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा आती है। सामान्य आकांक्षा मतलब जो हमारे बेसिक नीड है ना, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान। और महत्वाकांक्षा मतलब होता है जिससे मैं अपने महत्व को बढ़ा सकूं। मतलब मानव का जो जैसे दूरगमन है, दूर श्रवण है ना। तो मानव हर जगह, तो शरीर उसका सीमित है, उस तो हर जगह वो ऐसे पहुंच नहीं सकता। तो उसके लिए दूरगमन, दूर श्रवण और दूरदर्शन ये महत्वाकांक्षा के साधन है, ताकि मानव अपनी उपयोगिता को दूर दूर तक फैला सके। तो ये चीज उपलब्ध है, पर चूंकि समझ की अभी मतलब अगर अपन आज के परिवेश में देखेंगे तो चूंकि समझदारी नहीं है, तो ये जो सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा है, इसका भी हम अभी सही उपयोग, सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और यदि ये कहना भी गलत नहीं होगा तो कि कहीं बहुत हद तक हम दुरुपयोग ही कर रहे हैं। सिर्फ महत्वाकांक्षा के साधन नहीं, अगर हम देखेंगे तो आहार, आवास, अलंकार में भी उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। मतलब इतने हजारों सालों में मानव के श्रम का जो एक फल मिला कि हमारी सामान्य आकांक्षा की वस्तु, महत्वाकांक्षा की वस्तु जो बहुत उपयोगी है और बहुत आवश्यक भी है, लेकिन हम उसका उपयोग, सदुपयोग भी नहीं कर पा रहे। मतलब सदुपयोग तो दूर की बात है, उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। इस पर एक बार ध्यान जाने की जरूरत है, क्योंकि आहार, आवास, अलंकार का जो प्रयोजन है वो है शरीर की सुरक्षा, शरीर का पोषण। तो अपने आप में जांचने की जरूरत है कि क्या अभी के रोटी, कपड़ा, मकान ऐसे हैं जिससे हमारे शरीर की सुरक्षा हो रही है, हमारा पोषण हो रहा है। यदि वो ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब वो दुरुपयोग है। वैसे ही दूर श्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन, मतलब इन सब चीजों का हम दूसरों, सर्व शुभ के लिए प्रयोग कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम अपने ही लाभ उन्माद के लिए, अपने ही काम उन्माद के लिए, अपने ही भोग उन्माद के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं। तो ये सब जांचने जाएंगे तो पता चलता है कि हम इतने सालों के परिश्रम का जो फल आया उसका भी प्रयोग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि समझदारी का अभाव है, प्रयोजन नहीं पता है हमारे जीने का, और न ये पता है कि मानव सुख धर्मी है और वो मन स्वस्थता से ही खुश होगा। तो मन स्वस्थता का जो ढांचा है वो एकदम खाली है ना। मन स्वस्थता वाला भाग अभी देखेंगे तो अपन शिक्षा विधा में भी और संविधान में भी हर जगह वो रिक्त है। तो संविधान में मानवीयतापूर्ण आचरण को मूल्यांकित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
इसका मतलब है कि जैसे अगर हम देखेंगे तो संविधान में जिस तरह से ये है कि एक तरफ धर्मनिरपेक्षता की भी बात है और एक तरफ फिर आरक्षण की भी बात है ना, और वोट नोट की जो गठबंधन की बात है, तो ये जो कुछ चीजें हैं संविधान में जिसके कारण मानवीयता पूर्ण आचरण स्थापित नहीं हो सकता, मतलब वो प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही इस तरह से जीने गए तो ये जो आज की हम राजनीति देख रहे हैं, आज के हम जो कुछ नियम कानून देख रहे हैं, वो शक्ति शासन केंद्रित है। तो शासन केंद्रित कोई भी चीज मानव के लिए न्यायपूर्ण नहीं है। तो इसलिए चारों तरफ जो उसका भी रूप देखने को मिलता है कि ये जो जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, है ना, वोट के नाम पर, तो ये सब में कहीं ना कहीं मानव शोषित हो रहा है और मानवीयता का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। और ऐसा मूल्यांकित करने का साहस भी कोई जुटा नहीं पा रहा है ना, मतलब सब तरफ गलत हो रहा है लेकिन हम ये कह नहीं पा रहे हैं कि हाँ इसके रूट में कहाँ गलती है। और ये जो साहस की बात यहाँ पर बाबा जी कहना चाह रहे हैं कि मूल्यांकित करना, हम चारों तरफ अव्यवस्थाओं को देख रहे हैं, चाहे वो राजनीति में देखो, चाहे व्यापार में देखो, चाहे नौकरी में देखो, उसके बावजूद वो मूल्यांकन करने का साहस नहीं है। कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि ये गलत है, यहाँ ठीक होना चाहिए, यहाँ ठीक होना चाहिए, उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं है कि हम ये कह पाए कि संविधान में ही इसका प्रावधान नहीं है। तो ये जो बात है कि इसको हम वो नहीं कर पाए, ऐसी समझदारी को हम जोड़ नहीं पाए, इन कमियों को पूरा किए बिना मानव सुख से जी नहीं पाएगा और लड़ाई झगड़ा करता ही रहेगा। तो इससे छूटने के लिए एक ही उपाय है और वो है समझदारी, मतलब जो चीज जैसी है उसका सही मूल्यांकन हो, जो जिसका जो पर्पस है वो पर्पस पूरा हो, और सह अस्तित्ववाद से हम, मतलब सह अस्तित्ववादी दृष्टि से हम जी पाए। तो इसके लिए जो एक समाधान की बात है वो है शिक्षा का मानवीयकरण। शिक्षा का मानवीयकरण अति आवश्यक है यदि हमको इन सारी अव्यवस्थाओं से ऊपर उठना है। तो शिक्षा के मानवीयकरण में क्या करना होगा, तो जैसे अभी भी हम सारे विषय पढ़ते हैं, तो चूंकि शिक्षा की जो विषय वस्तु है वो पूरी लाभोन्माद, कामोन्माद, भोगोन्माद की ओर लेके जाती है, इसलिए वो बचपन से ही वो बच्चे की मानसिकता में ही ये बन जाता है शोषण करना और शासन करना, है ना। तो शोषण और शासन ये दो चीजें ना सारी चीजों का जो दिशा है वो उसी ओर लेके जाती है बच्चे को, क्योंकि इन सारी जितनी भी वो है उसमें अपन यही देख पाते हैं कि भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस, है ना, जो बलशाली होगा वो राज करेगा, या कैसे ज्यादा से ज्यादा हम लाभ कमाए, शिक्षा उसी ओर लेके जाती है। तो इसमें पूरे की पूरी शिक्षा की वस्तु गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन यदि उसमें सही को जोड़ दिया जाए तो वो अपने आप में कंप्लीट हो जाएगी। जैसे विज्ञान, विज्ञान गलत नहीं है ना, लेकिन विज्ञान को दिशा नहीं मिली है। तो विज्ञान के साथ चैतन्य प्रकृति का अध्ययन यदि जोड़ दिया जाए, तो चूंकि विज्ञान वस्तु का अध्ययन कराता है, जीवन का अध्ययन नहीं कराता है ना, तो यदि वहां पर भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया इन दो के साथ जीवन क्रिया को जोड़ दिया जाए तो वो अपने आप में फिर कंप्लीट होगा। तो जीवन क्रिया को भी यदि जैसे भौतिक रासायनिक क्रिया को विद्यार्थी पढ़ते हैं, वैसे ही जीवन क्रिया को जब पढ़ेंगे तो उनको अपने जीने का लक्ष्य समझ में आएगा, उनको अस्तित्व किस ओर जा रहा है, उसका पर्पस क्या है, ये समझ में आएगा। तो इस प्रकार से, और दर्शन के साथ क्रिया पक्ष का, जैसे अभी दर्शन शास्त्र है वो हम देखते हैं कि बड़ी क्लास में पढ़ाते हैं और वो एक प्रकार से ना बस एक लेक्चर जैसा होता है कि हाँ ऐसा ऐसा है। दर्शन के साथ क्रिया पक्ष को जोड़ना, क्योंकि जो भी कुछ है प्रकृति में जो हमको दिख रहा है ना, जो शाश्वत सत्य है, वहां हर जगह क्रिया है। तो
क्रिया यदि हमको समझ में आएगी तब हमको वो वस्तु समझ में आएगी और उसका पर्पस समझ में आएगा। तो जैसे एक उदाहरण है ना, दर्शन को नर्सरी से जिस तरह से बाबा जी ने जो डिजाइन बनाया है कि भाई माँ क्या करती है, ठीक है। अब दर्शन में माँ है, पिता है, इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, इन्होंने हमें ये सब ठीक है, लेकिन वो जो बारीक बारीक क्रिया करती है माँ, उससे बच्चे को जोड़ा जाता है ताकि बच्चा देख पाए। दर्शन का मतलब होता है देखना, देखने का मतलब होता है समझना। जब तक क्रिया को हम नहीं देखेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। तो बच्चे को माँ क्या करती है ये दिखाना होता है, तो देखते देखते समझ में आता है कि अच्छा माँ ये करती है, माँ ये करती है, तो माँ इसलिए है। तो माँ का व्यवस्था के अर्थ में होना समझ में आता है। तो इस प्रकार से दर्शन के साथ क्रिया पक्ष का समावेश करना, अगर ऐसा जोड़ देते हैं तो वो मानवीय शिक्षा होगी। मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष का, जैसे अभी हम मनोविज्ञान को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो शरीर का अध्ययन है। तो शरीर का अध्ययन करके पूरा मनोविज्ञान बना हुआ है। जब भी कोई मनोविज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ना चाहता है, वो मानव का अध्ययन कैसे करते हैं, मतलब वो उनके जितने भी जांचने के वो रहते हैं, वो कि भाई आपको गुस्सा कब आता है कि नहीं आता है, आप कब रोते हो, आप किस बात पे रोते हो, आप ये काम को कैसे करते हो। मतलब वो कहीं ना कहीं वो जो मतलब खाली ऊपर के जो कुछ लक्षण होते हैं उसके आधार पर, है ना, कि भाई अगर आप इस बात में ऐसा करते हो, इधर ऐसा करते हो, तो इससे उन लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि आपकी मन स्थिति ऐसी है। तो खाली शरीर पे आने वाले लक्षण और मन, इतने को ही वो लोग जांचते हैं और पूरा उसका जो भी उपाय करना हो, जो काउंसलिंग करनी हो, वो करते हैं। अगर यहाँ पर संस्कार पक्ष को जोड़ दिया जाए तो संस्कार जीवन से जुड़ी हुई चीज है। तो यदि जीवन का अध्ययन करके हम एक्चुअली सही मायने में वही मनोविज्ञान है, जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इन सारी क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया हुआ हो, तो उसका जो प्रभाव आता है शरीर में, फिर पकड़ पाएंगे कि अच्छा इस कारण से ऐसा आता है। जैसे आप सबने भी जीवन विद्या शिविर किया ही होगा, तो यह जैसे एक वाक्य है, सूत्र वाक्य है कि क्रोध अक्षमता का प्रदर्शन है। तो यहाँ पर क्रोध क्यों आता है इसका आंसर है ना। क्रोध आता है इसलिए हम कुछ मान ले कि ऐसा मन होगा, ऐसा नहीं। तो क्रोध अक्षमता का प्रदर्शन है। तो हम क्या करेंगे, यदि संस्कार पक्ष का अध्ययन है तो हम अपनी अक्षमता को दूर करके योग्य बनने के लिए मेहनत करेंगे। हम क्रोध को मिटाने के लिए कुछ और छोटे छोटे टिप्स पे काम नहीं करेंगे, हम उस अक्षमता को दूर करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से यदि संस्कार पक्ष पे काम होता है तो सही मायने में मनोविज्ञान मतलब मानव का अध्ययन हो पाएगा और वो जो मानवीय होगा। भूगोल और इतिहास में मानव तथा मानवीयता का समावेश करेंगे। तो जैसे मानवीय इतिहास लिखना, अभी अगर हम इतिहास पढ़ाते हैं बच्चों को तो अपन देखेंगे कि कैसे किसने किसके ऊपर चढ़ाई की, किसने किससे लड़ाई की और कैसे उन्होंने उस राज्य को प्राप्त किया, उस शासन को प्राप्त किया। तो कहीं ना कहीं वो शासन केंद्रित मानसिकता को बनाता है। पूरा इतिहास यदि हम देखेंगे तो अधिकतम उसमें सारी वो चीजें हैं कि कैसे किस शासक ने दूसरे राज्य पे कब्जा किया, लड़ाई की और अपना राज्य स्थापित किया। तो उसके बल की व्याख्या है, उसके शासन करने की जो प्रक्रिया है उसकी व्याख्या ज्यादा है। तो उसकी जगह यदि जिन से मानवीयता के स्रोत जिंदा है ना, क्योंकि आज भी हम सब इतने मानव हैं धरती पे और सुख की आशा में बने ही हुए हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे विगत में ऐसे प्रयास हुए हैं जिसके कारण आज हम सब जिंदा हैं। आज हम सब अभी भी उस आशा के साथ हैं कि मन स्वस्थता को पा जाएंगे।
तो ये इसके पीछे कितनी मेहनत, कितने लोगों का श्रम है, कितने लोगों के प्रयोग है, तो क्यों ना उनका इतिहास लिखा जाए कि जिस भी समय जिन्होंने जितना भी योगदान दिया इस मानवीयता के, सत्यता के स्रोत को जिंदा रखने के लिए, तो यदि उसका समावेश किया जाता है तो वो मानवीय इतिहास होगा। इस ढंग से शिक्षा में मानवीयता के समावेश होने की जो बात है, तो इससे सहज रूप में बच्चों में वो जो प्रवृत्ति आएगी कि व्यवस्था में जीने की और अपने आप को प्रमाणित करने की, अपने पहचान और मानवीयता का इतिहास होगा, तो ये जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व में जीने के लिए जो जितने भी अवसर है, आवश्यकता है, वो सारी आने लगेगी और हम वैसा प्रमाणित हो भी पाएंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा में ये सारी चीजों का समावेश करने की बात है। शिक्षा संस्कार मानवीयता के साथ ही पूर्ण होता है, दूसरी विधि से नहीं होता है। तो अभी हम जिन संस्कारों की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रचलित मान्यताएं हैं। मतलब हिंदू के परिवार में जन्म लेता है बच्चा, उसको अलग तरह से संस्कार सिखाए जाते हैं, किसी और जाति में है तो अलग सिखाए जाते हैं। तो अभी जो संप्रदाय के हिसाब से सबके अपने अपने जो धर्म बने हुए हैं, उसके हिसाब से जो चीज सिखाई जाती है उसको संस्कार बोलते हैं, जबकि संस्कार सार्वभौम है ना, प्रत्येक मानव के लिए एक जैसा है। तो इस दर्शन में संस्कार को बहुत अच्छे से परिभाषित किया गया है। संस्कार का अर्थ है स्वागत भाव, स्वीकृति का भाव। मतलब प्रत्येक मानव, जो अपन पहले भी इसमें पढ़े हैं कि न्याय का याचक होता है, तो यदि मैं न्याय दे रही हूं और बच्चा उसको स्वीकार करता है, तो न्याय हर मानव संतान को स्वीकार होता है। सत्य वक्ता है तो हर मानव संतान को सही बोलना, सही जीना स्वीकार होता है। तो यदि ये मानसिकता डाली जाए तो वो उसको स्वीकार होती है। तो जो भी स्वीकार होता है वो संस्कार बनता है। तो अभी हम कितना भी झूठ सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम करते जरूर रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर उस बात के लिए स्वीकृति नहीं होती है ना। क्योंकि जो भी काम कोई गलत कर रहा है वो अपने बच्चे को गलत नहीं सिखाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि मैं जो गलत कर रहा हूँ वो मेरे बच्चे करें। इसका मतलब है कि उसके अंदर स्वीकृति नहीं है उन चीजों की। तो सार्वभौम कब होगा संस्कार? सार्वभौम है, लेकिन वो कैसे जाएगा कि स्वीकृति, जिस भी चीज की स्वीकृति होगी मानव जाति को, वही उसके संस्कार होंगे। तो न्याय की स्वीकृति है, सत्य की स्वीकृति है और सही कार्य व्यवहार की स्वीकृति है, प्रत्येक मानव संतान को है। इस पर सर्वे किया जा सकता है ना। तो बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं रश्मि दी। जी दीदी जी, तीसरा बिंदु है सत्य। सत्य क्या है? अस्तित्व, सह-अस्तित्व के रूप में समझ आना ही सत्य है। सत्य समझ में आने के बाद व्यवस्था समझ में आती है। अस्तित्व को सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में ही अध्ययन किया जाता है। मानवेतर प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। इस विधि से जीने की कला को विकसित कर लेने पर मानवीय व्यवस्था ही होती है। यह समझ लेने के बाद हम न्याय में ही जिएंगे, व्यवस्था में ही जिएंगे, परिवार व्यवहार में प्रामाणिकता को ही प्रमाणित करेंगे। शक्ति केंद्रित शासन, दीदी के ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं। इस ढंग से आश्वस्त, विश्वस्त, समृद्धि सहज स्थिति में पहुंचते हैं। अभी हमें विज्ञान यह कहकर पढ़ाया जाता है कि जो भी है अव्यवस्था है, अनिश्चित है। इसे पढ़ने के फलस्वरूप हर विद्यार्थी अपने को अव्यवस्था में होना स्वीकार लेते हैं। फलस्वरूप अव्यवस्था को फैलाने में भागीदारी करता है। इसका उदाहरण ये पूरी धरती बीमार है। इस धरती में ताप बढ़ रहा है। कारण क्या है? धरती के अंदर से खनिज, कोयला,
तेल निकालने से ताप बढ़ रहा है। कैसे बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोयला और तेल ही ऐसे पदार्थ हैं जो ताप को अपने में हजम करते हैं। धरती में ताप को हजम करने वाले पदार्थ को निकाल लिया तो धरती का ताप बढ़ना ही है। ताप बढ़ने से क्या हुआ? समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा। पानी का सतह कितना बढ़ सकता है? तो हम जहां बैठे हैं वहां से 200-300 फीट ऊंचा पानी हो सकता है। कुछ पर्वतों की चोटियां बचती हैं। इस ढंग से हम फंस गए। इसको ठीक करने के लिए सब बड़े बड़े देश मिलकर आह्वान करते हैं कि आओ सब मिलकर ठीक करें। और शुरुआत किसने किया, यह इतिहास स्पष्ट करता है। बिना समझे ईंधन के लिए कोयला और तेल पदार्थ उपयोग किया। यह धरती के साथ हुई ज्यादती है और इसकी भरपाई आगे होगी कि नहीं, इस ज्यादती के रुकने के बाद ही इसका परीक्षण होगा। यह कैसे रुकेगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। धरती पर मानव अधिक व कम तापमान में भी जीना प्रमाणित है। यह अंतर नापना भी संभव हो गया है। इतने तापमान अंतर में रहने वाले आदमियों के शरीर का तापमान एक ही रहता है। ऐसा क्यों? बाहर के ताप अधिक और कम होने से भी शरीर के ताप को संतुलित बनाए रखने के लिए शरीर में वह सब द्रव्य हैं। इसी प्रकार धरती के ताप को भी संतुलित बनाए रखने के लिए धरती के अंदर खनिज, कोयला और तेल पदार्थ हैं। जी दीदी जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो तीसरा बिंदु है सत्य। तो सत्य क्या है? तो जो अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में समझ आना ही सत्य है। तो ये जो अपन समझदारी की बात कर रहे हैं ना, तो समझदारी यही है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, ये समझ में आना। मतलब हम सब आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। मेरा अस्तित्व सबके अस्तित्व के होने रहने में ही टिका हुआ है। अगर ये समझ में आता है तो ये सत्य है और यही समझदारी है। तो सत्य का पता होना ही समझदारी है। और जब सत्य समझ में आता है तो व्यवस्था समझ में आती है। तो कितनी सिंपल बात है ये, है ना। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा वो होने की जरूरत है कि जो सत्य है वही समझदारी है। और सत्य समझ में आता है तो व्यवस्था समझ में आती ही है। अस्तित्व में ये पूरी जो प्रकृति है वो संपृक्त है। तो मानवेतर प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। तो हर मानव भी एक दूसरे की परस्परता में पूरक है और मानव के अलावा जो शेष प्रकृति है वो भी। तो इस प्रकार से यदि हमको समझ में आता है तो जीने की हमको मानवीय व्यवस्था स्थापित होती है। अगर ऐसा समझ पाएंगे तो न्याय के साथ जिएंगे, व्यवस्था में जिएंगे, परिवार में, व्यवहार में प्रामाणिकता को प्रमाणित करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो शासन केंद्रित शासन, शक्ति केंद्रित शासन तो है ही। फिर मतलब यदि हम सही नहीं करेंगे तो गलत तो है ही, हो ही रहा है। तो अभी हमारे हाथ में है कि हम कैसे सही को समझे, सत्य को समझे और सही जिए। तो इस ढंग से आश्वस्त, विश्वस्त, समृद्धि, सहज स्थिति में हम पहुंचते हैं। तो स्वयं में भी, अपने आप में भी आश्वस्त रहेंगे और बाकी सब, जैसे एक निश्चित आचरण की बात है ना। तो जैसे बाकी शेष प्रकृति अपने निश्चित आचरण के साथ जी रही है, वैसे ही मानव भी मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ, क्योंकि मानव का निश्चित आचरण क्या है? मानवीयतापूर्ण आचरण। तो इस प्रकार से वो विश्वस्तता के साथ, समृद्धि के साथ जी सकता है। ये जो यहाँ बात कही गई है कि विज्ञान हमें यह कहकर पढ़ाया जाता है ना, तो इसके लिए जो भी शिविर में भी बहुत बात होती है, आगे भी जो भौतिकवाद है और उसमें सब में आएगी ये चीजें, आध्यात्मवाद में।
कि जैसे जो परमाणुओं का अध्ययन हुआ है ना, मतलब विज्ञान ने अनिश्चयता, अस्थिरता इसको प्रतिपादित किया है ना। कैसे प्रतिपादित किया है कि परमाणु का जो अध्ययन हुआ है वो परमाणुओं को आवेशित करके किया गया है। तो यंत्र भी जो बने हैं मानव द्वारा, जो परमाणु का अध्ययन करने के लिए यंत्र बने हैं, वो यंत्र भी परमाणु को उसकी स्वभाव गति में देखने के लिए सक्षम नहीं हुए। तो परमाणुओं को बाहरी बल ताव देके आवेशित किया गया और फिर उसका अध्ययन किया गया। तो जैसे अपन मनोविज्ञान में देखते हैं, है ना, तो मनोविज्ञान में भी आवेश का और इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करके मानव का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो अध्ययन किया गया उसमें आवेशित उसका किया गया, तो क्या देखा गया और क्या उसको भाषा के रूप में बताया गया कि परमाणु आवेशित होते हैं, और जैसे भूखे परमाणु और अजीर्ण परमाणु की जो व्याख्या बाबा जी ने की है ना, स्वभाव गति में रहते हुए कैसे एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं अंशों का। मतलब आप सिर्फ भाषा के, कैसे भाषा से मानसिकता बनती है, इस ओर मैं ध्यान दिलाना चाह रही हूँ कि अध्ययन होने के बाद जो भाषा गढ़ी गई वो कि ये आवेशित होते हैं, अस्थिर होते हैं, इनका आचरण अनिश्चित होता है और एक दूसरे से छीनते रहते हैं, है ना। एक जिसके पास अंशों की कमी है वो दूसरे से अंश ले लेता है। जबकि इसी को बाबा जी ने जो परमाणु के अध्ययन में भाषा दी है वो कैसे दी है कि हर अंश, जो परमाणु बनने के पहले जो अंश हैं वो रैंडमली घूम रहे हैं, है ना, और कहीं ना कहीं व्यवस्था में स्थापित होने के लिए इस तरह से वो रैंडमली है। अभी कहीं ना कहीं वो व्यवस्था के लिए गतिशील है, और जैसे ही किसी दूसरे अंश के साथ संबंध को पहचानते हैं तो परमाणु बनता है। तो इस प्रकार से दो अंश मिनिमम जो परमाणु है वो दो अंश का है। तो जब दो अंश एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानते हैं तो एक केंद्र में आ जाता है और एक ऑर्बिट में चला जाता है और आपस में संबंध का निर्वाह करते हुए व्यवस्था में बने रहते हैं। और भूखे परमाणु जो होते हैं, भूखे परमाणुओं में अंशों को लेने की क्षमता होती है, और अजीर्ण परमाणु जो जिससे अंश बाहर निकलते हैं, तो ये मतलब ये अस्तित्व में, प्रकृति में जो एक व्यवस्था है ये उसमें समझ में आती है उस भाषा से कि अजीर्ण परमाणु से निकलता है अंश और भूखे परमाणु उसको अपने में समा लेते हैं। तो ये एक प्रकार की पूरकता है, एक प्रकार का की व्यवस्था है। जब इस भाषा से हम देखते हैं तो हमको निश्चयता दिखाई देती है, स्थिरता दिखाई देती है, परमाणु में व्यवस्था दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात कि जिसको विज्ञान ने अनिश्चित कहा, अव्यवस्था कहा, आवेशित कहा, जबकि बाबा जी ने कहा है कि परमाणु में व्यवस्था यदि हमको समझ में आती है तो हमको पूरी व्यवस्था समझ में आ जाएगी। तो परमाणु व्यवस्था में है, इस बात की भाषा मध्यस्थ दर्शन में दी गई है। तो अभी जो विज्ञान पढ़ाया जाता है वो चूंकि आवेशित अंशों का अध्ययन किया गया है, आवेशित परमाणु का, तो वहां भाषा ऐसी ही बनाई गई है जिसके फलस्वरूप अव्यवस्था और अनिश्चयता की ही मानसिकता बनती है। मतलब ये जो जितनी भी छीना झपटी है ना, वैसे ही आप गणित में देखोगे तो गणित में जैसे भाषा है ना, ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना है, तो इसमें ये गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो भाषा प्रयोग की गई है कि भाई 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, है ना। तो जब हम पढ़ाते हैं तो हमारी भाषा क्या जाती है कि कुछ नहीं बचा, ठीक है, और इसको इससे हम जोड़े तो इतना हो गया। जबकि गणित में जो बाबा जी ने भाषा दी है तो बाबा जी ने कहा ये सब गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए जो भाषा प्रयोग की गई है उसको ठीक करने की जरूरत है। तो जब गणित के लिए हमको मार्गदर्शन मिला, विज्ञान के लिए मार्गदर्शन मिला, तो भाषा को ही ठीक किया गया, है ना, कि बच्चों को ये बताओ कि अस्तित्व में कोई भी चीज घटती बढ़ती नहीं है ना। मतलब यदि कोई चीज
माइनस भी बताना है तो उनका स्थान परिवर्तन होता है या फिर रूप परिवर्तन होता है। तो यदि आपके पास 4 एप्पल है और आपने 2 एप्पल अपने भाई जी को दे दिए, तो आपने वो एप्पल अपने भाई को दिए, वो खत्म नहीं हो गए, ठीक है ना। तो माइनस दिखाना है तो उसको ये भी बताओ कि वो कहाँ गए, स्थान परिवर्तन हो गया। या फिर मम्मी ने 2 आम की चटनी बना दी, 2 आम ऐसे ही हम खा लिए, तो वो जो चटनी बनी उससे रूप परिवर्तन हो गया, अस्तित्व से वो चीज खत्म नहीं हो गई है। तो ये जो खत्म होने की मानसिकता से मानव ज्यादा दरिद्र हो गया, मतलब कितना भी उसके पास है उसको यही लगता है कि ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसी को दे दूंगा तो खत्म हो जाएगा कुछ। तो ये जो मानसिकता बनती है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी की शिक्षा में जो हुआ है उससे मानसिकता जो बनी है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से छीना झपटी की बनी है, कि कैसे मेरे पास ज्यादा आ जाए, कैसे मेरे को ज्यादा मिल जाए, है ना, कैसे ये चीज बिल्कुल खत्म ही ना हो। जबकि उसका नियम ये है कि कोई भी चीज जो भी रचना है वो विरचित होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आप लोग बहुत सारे सारे वाङ्मय में अलग अलग स्वरूप में आएगी आप सबके सामने। तो इस प्रकार से ये जो अव्यवस्था का चित्रण बना है, उसी से सारी अव्यवस्थाओं में भागीदारी करता हुआ मानव हमको दिखाई देता है, जिसके कारण धरती बीमार हुई है। तो इस धरती में जो ताप बढ़ा कारण है ना, तो ये सब आप सब बहुत आराम से इस बातों को समझ ही सकते हैं जो अभी की अव्यवस्थाएं हैं, कि धरती के अंदर से जितना भी मतलब खनिज, जितने भी खनिज द्रव्य, कोयला, तेल सब निकाले गए, जिसके कारण ताप बढ़ गया। तो जैसे मानव के साथ होता है कि हमको जब हमारे शरीर में कोई चीज की कमी होती है तो हमको ताप आता है, बुखार आता है ना। तो बुखार से हमको ये पता चलता है कि कुछ कमी है, कुछ अव्यवस्था हुई है शरीर में। तो अब हम देख पाते हैं कि जो धरती का मतलब धरती को जिस समय बाबा जी मतलब आज से 15-16 साल पहले जब घर पे यहाँ पर 3-3 दिन रहते थे, उस समय बाबा जी बोले थे कि अभी धरती को 8-2.5 डिग्री बुखार है ना। मतलब 2.5 डिग्री, और सोचो तुमको 2.5 डिग्री बुखार होता है तो कैसा रहता है। तो अपन अगर इस तरह से चीजों को सोच पाए, है ना, इतनी संवेदनाओं के साथ सोच पाए कि जैसे मानव के शरीर में बहुत सारे खनिज ऐसे होते हैं जो हमारे ताप को मेंटेन रखते हैं, बना के रखते हैं, संतुलित रखते हैं। तभी मानव कभी कितने भी अधिक तापमान में जग चला जाए या कितने भी कम तापमान की जगह पे चला जाए, पर वो अपने शरीर को जिंदा रख पाता है, क्योंकि उसके शरीर के भीतर ही वो सारे तत्व है जिससे उसके शरीर को संतुलन मिलता है। ठीक वैसे ही धरती में भी ये सारे तत्व हैं जिससे धरती संतुलित रह पाती है। तो मानव ने जिस तरह से शिक्षा ने मतलब विज्ञान और गणित ने जिस तरह से एक उन्माद को बढ़ाया, तो मानव धरती पर ही टूट पड़ा और धरती के अंदर के वो सारे तत्व निकालने लगा जिससे वो संतुलित रहती है। तो इस प्रकार से हम अपने जिस पेड़ पे मतलब बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, ये वाली बात यहाँ पर दिखती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में बोली गई है कि शिक्षा में यदि मानवीयता को नहीं शामिल किया गया तो सबसे पहले मानव जाति ही इस धरती से कुछ करेगी। तो इसको सोचने की और ध्यान देने की जरूरत है कि क्यों हमको समझना है। तो सिर्फ अपने लिए नहीं समझना है, अभी तो हमको पूरी धरती के लिए समझना है ना। हाँ रश्मि बहन जी, हेलो। हाँ रश्मि बेटा जी, आवाज नहीं आ रही क्या? सॉरी दीदी जी, वो गलती से दब गया। ओके ओके, आवाज आ रही है ना? हाँ जी चलो, दीदी जी। हाँ हो गया। चलो अब आप 82 के बाद। जी, तो अब मुद्दा यह है कि खनिज, कोयला और तेल को निकाले जाने से रोका कैसे जाए। एक उपाय है, हमारी धरती पर इतनी नदियां बहती है जिनके प्रवाह शक्ति से धरती पर जितनी बिजली की आवश्यकता है उससे 50 गुनी बिजली उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए
प्रवाह बल से बिजली पैदा करने वाले संयंत्र को बनाने की आवश्यकता है। दूसरे कुछ यंत्र ऐसे हैं जो तेल से ही चलेंगे। ऐसे यंत्रों के लिए वनस्पति तेल से चलने वाले इंजन बनाने होंगे। इसके लिए धरती पर तैलीय वनस्पति होती है और अधिकाधिक मात्रा में उसे उगाया जा सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। सौर ईंधन की ओर लोगों का ध्यान है ही, और अधिकाधिक आतुरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। सौर ईंधन को और भी व्यावहारिक संयंत्रों में उपयोग लाने की जरूरत है। इस तरह से धरती पर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, उससे ज्यादा ऊर्जा धरती की सतह पर उपलब्ध होने की बात समझ में आती है। इस तरह से कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग बंद किया जाए, उसके स्थान पर वनस्पति तेल, प्रवाह शक्ति, तरंग, वायु और सूर्य ताप का उपयोग किया जा सकता है। उसके पश्चात यह परीक्षण किया जा सकेगा कि अभी तक जो गड्ढे किए गए हैं, उसे धरती स्वयं पाटने में कितनी सक्षम है। जी रश्मि दीदी, अपन आगे बढ़ सकते हैं ना। ये बहुत साधारण बात है जो अभी हम सबको समझ में आ ही रही है कि ये सारे जी दीदी विकल्प जी। है ना, समाधान है। जी दीदी जी। तीसरे, एक और तलवार मानव पर लटक रही है। इस धरती पर जब भी पानी बनने की घटना हुई होगी, ऐसी घटना के मूल में यदि शोध किया जाए, तो ब्रह्मांडीय किरणों के संयोग से यह घटना घटित हुई है। ब्रह्मांडीय किरणें ही इस घटना का एकमात्र स्रोत है। अब उसकी निरंतरता बन चुकी है। अभी धरती के वातावरण का क्षय हुआ है। इससे ऐसी संभावना बन सकती है कि वही ब्रह्मांडीय किरणें यदि विपरीत विधि से प्रभाव डाले, तो धरती पर से पानी समाप्त हो सकता है। जिस जिस स्रोत से धरती का आवरण क्षतिग्रस्त हुआ है, विज्ञानी उसे पता लगा लिए हैं। केवल स्रोत पता लगाने से तो क्षति ठीक होगी नहीं, बनाने की आवश्यकता है। बनाने की विधि में यही बात आती है। धरती के साथ जो जो अत्याचार किया है, उसे रोकना पड़ेगा। खनिज तेल, कोयला और विषाक्त गैसों और तरल पदार्थों को जो मानव ने युद्ध की सामग्री के लिए बनाया है, उसी से धरती का सुरक्षा कवच क्षतिग्रस्त हुआ, ऐसा पेपर में पढ़ने आता है। यदि यह सच्चाई है, तो इन सब प्रक्रियाओं को रोकना होगा, जिससे धरती का वातावरण क्षतिग्रस्त होता है। मानव क्षतिग्रस्त करने के बाद क्षतिपूर्ति का उपाय भी सोचता है, करता है। यह बहुत बड़ा गुण है, जबकि अन्य जीवों में ऐसा नहीं होता। किंतु धरती की क्षतिपूर्ति के लिए मानव ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है, बल्कि हर दिन और बिगड़ाव देखने को मिलता है। कब तक करेंगे? क्या कभी इस बिगड़ाव को ठीक करने के बारे में कुछ करेंगे? बढ़िया है ना। जी मतलब मेरे को लगता है कि हम सब जितने भी लोग हैं इन बातों को समझ ही पा रहे हैं बहुत आराम से, कि आज की जो स्थितियां हैं उसकी व्याख्या है ना। मतलब एक तो यही कि पहले समाधान दिया गया कि कैसे हम बिजली को प्राप्त कर सकते हैं प्रवाह बल से, और सौर ईंधन का प्रयोग करके बहुत सारी चीजों को धरती के अंदर से जो हम निकाल रहे हैं उसको रोका जा सकता है। और इसमें ये बोला गया है कि वो जो ब्रह्मांडीय किरणें हैं, है ना, कई बार ऐसा लगता है कि ये जो हम बोलते हैं कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, तो जैसे हम बोलते हैं मैं, है ना, तो मैं बोलने से खाली मैं नहीं होती हूँ, मेरे साथ सब कुछ जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हमारी भाषा में हमेशा क्या चला जाता है, मैं ज्यादा चला जाता है। पर यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो मैं बोल के अकेले में मैं कुछ होता नहीं है, सब कुछ साथ साथ है ना। उसमें मिट्टी, पानी, हवा, जीव, जानवर, पेड़ पौधे, माता पिता, पुराने पुरखे, आगे, मतलब बहुत कुछ, सब कुछ जुड़ा हुआ है।
तो वैसे ही जब हम ये पानी का देखते हैं ना, तो ये जो पानी बनने की जो भी प्रक्रिया है, ये खाली ऐसा नहीं है कि H2 हो गया और पानी बन गया। मतलब ऐसा होता है ना भाई, पानी कैसे बना, तो पानी का एक हम फॉर्मूला दे देते हैं कि H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इतने इतने वो मिले और पानी बन गया। सिर्फ ऐसा नहीं है, उसमें कितनी सारी चीजें समाहित होती है। तो ये जो पानी बनने की प्रक्रिया, उसमें ब्रह्मांडीय किरणों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वही स्रोत भी वही होते हैं। तो ब्रह्मांडीय किरणों का मतलब है कि वो जो अपन बोलते हैं ना कि अजीर्ण, जो मतलब अपने आप में जो पूरे हो गए परमाणु व्यवस्था, उसमें से जो विकिरणिता निकलती है, जो जो पूरे हो गए वहां से जो विकिरण निकलता है, और उसका जो एक पूरा वायुमंडल बना हुआ है ना, ब्रह्मांडीय किरणों से ही सारी चीजें बनती है, मल्टीप्लाई होती है, और वो बनी रहती है। मतलब आवर्तनशीलता जहां भी हो रही है किसी भी चीज की, उसमें ब्रह्मांडीय किरणों का बहुत बड़ा योगदान है, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो यदि जिस तरह से विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे फिजन फ्यूजन की बात होती है कि यदि हम इनसे यदि हम चाहेंगे कि इससे हम बिजली बना ले, इससे हम पानी बना ले, तो वो ध्यानाकर्षण करा रहे हैं कि ऐसी किसी भी दुस्साहस से कभी भी वो चीज रिवर्स में भी जा सकती है। और ऐसे में फिर अगर एक बार केंद्र को छेड़ा जाता है ना, जैसे हम देखते हैं कि परमाणु बम कैसे बनता है, तो उसके केंद्र को तोड़ा जाता है परमाणु के, है ना। तो जब केंद्र को यदि अटैक किया जाता है, तो फिर वो एक चेन बन जाती है, वो सब केंद्र केंद्र को ही तोड़ता है जाके। जैसे प्रभाव, अभी अपन अगर इसको मानव के रूप में देखें, है ना, कि हम बोलते हैं कि जैसे मैं यदि मन के लेवल पे हूँ, अभी बहुत सोचती नहीं हूँ, तो सामने वाले पे मन का प्रभाव जाएगा। यदि मैं विचारों के लेवल पे जीती हूँ, तो सामने वाले पे मेरे विचारों का प्रभाव जाएगा। यदि मैं चित्त के लेवल पे जीती हूँ, तो सामने वाले पे मेरा जो संप्रेषणा है वो चित्त के लेवल पे जाएगी। और वैसे ही बुद्धि और आत्मा। तो यदि जैसे आत्मा केंद्र है ना जीवन का, तो जो भी अनुभव संपन्न व्यक्ति जब कोई बात को बोलता है, तो वो सामने वाले के केंद्र को प्रभावित करती है। तो ये जो एक प्रभाव है कि जो जहां है वहां से उसका प्रभाव पड़ता है सामने वाले पे। तो यदि परमाणु के केंद्र के साथ छेड़खानी की जाएगी, तो वो फिर जो प्रभाव पड़ेगा वो उस सारे उसके केंद्र पे पड़ेगा। इसको बहुत अच्छे से फिर अपन कभी डिटेल में, आप लोग शिविर में, और हो सकता है आप सब विज्ञान से जुड़े हुए हो, तो ये सब बातों को मेरे से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि यदि हम केंद्र के साथ छेड़खानी करेंगे तो उसका प्रभाव केंद्र में जाएगा और चीजें टूटने लगेंगी। तो इसलिए कहा कि ऐसा यदि रिवर्स कभी ऐसा हो जाता है, तो फिर धरती से पानी खत्म हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस पर ध्यान दिलाने की जरूरत है कि ये जो धरती का वातावरण क्षतिग्रस्त हुआ है ना, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जितना ज्यादा हम धरती के अंदर को खत्म कर रहे हैं, उतना धरती के बाहर का वातावरण डैमेज हो रहा है। तो हमको ध्यान ये देना है, खाली ये निष्कर्ष निकालने से कि हाँ भाई, धरती का जो वातावरण है, धरती की जो एक सुरक्षा कवच है ना, तो वो यदि क्षतिग्रस्त हो रही है तो क्यों हो रही है, यहाँ जाने की जरूरत है। खाली ये निष्कर्ष निकालना कि हो रही है, तो उसका जो मूल है वो धरती के साथ जो भीतर छेड़खानी हो रही है, उसके कारण बाहर ये सारी चीजें हमको समझ में आती है, दिखाई दे रही है। तो हमको ये सारी चीजों को बंद करना होगा। तो ये सारी चीजें क्यों निकाली जा रही है, तो पता चलता है कि जैसे बहुत सारे युद्ध के लिए तैयारियां होती है, तो हमारा मैक्सिमम जो पावर है, जो वस्तु है, धरती के वस्तु है या मानव के श्रम का वो है, वो सब ना युद्ध की तैयारी में बहुत लगता है। तो क्यों ना मानवीय व्यवस्था को स्थापित किया जाए ताकि युद्ध की ही जरूरत ना पड़े। तो अब हमको ना जड़ में काम करना पड़ेगा, उसके रूट में काम करना पड़ेगा कि वो संभावना ही ना बने, युद्ध की ही जरूरत ना पड़े। तो धरती से इतनी चीजें निकालनी क्यों पड़ेगी, मानव के अंदर लाभोन्माद ना हो, भोग उन्माद ना हो, तो फिर इतना शोषण नहीं होगा वस्तुओं का, मानव का। और अगर ये सब नहीं होगा,
और अगर हम धरती को स्वस्थ कर पाएंगे तो धरती का आवरण स्वतः ठीक हो जाएगा। उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। ठीक करने की जरूरत है भीतर जो कमी है। मतलब बार बार हम इन सारी चीजों को अपने से जोड़ के देख सकते हैं कि अभी तक परंपरा में सब जगह हम देखते हैं ये बोला जाता है अपने गुस्से को ठीक करो, ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, है ना। मतलब ये सारी चीजों की इतनी बार रिपीटेशन होती है कि ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ मत करो, ये सब। जबकि अगर आप इस पूरे दर्शन के 11 वांग्मय में देखेंगे तो सिर्फ आधा पेज में वो भाग मानव व्यवहार दर्शन में आई है। बाकी कहीं भी ये नहीं करो वो नहीं करो वाले शब्द नहीं आए हैं। क्या करना है इसकी व्याख्या है। तो यदि मैं सही को समझने लगती हूँ, सही जीने लगती हूँ, तो जो अव्यवस्था है वो अपने आप स्वतः दूर होगी। उसको दूर करने की राग नहीं गाने हैं हमको, है ना। तो अपने को क्या करना है, अपने को ये जो जितनी भी क्षतिपूर्ति हुई है उसके लिए सही क्या करना है उस पर अपने आप को फोकस करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो मानव भी स्वस्थ होगा, धरती स्वस्थ होगी और धरती का जो आवरण है वो स्वतः ठीक हो जाएगा। और बाकी सारी चीजें जिसको हम बोलते हैं पेड़ पौधे, जीव जानवर और मिट्टी पत्थर पानी, जितने भी खनिज हैं, ये सब में जो असंतुलन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मानव की नासमझी का परिणाम है। तो मानव को समझदार बनने की जरूरत है। समझदार मानव होगा तो वो स्वयं में भी अपने आप में भी संतुलित होगा, व्यवस्थित होगा और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करेगा। इस प्रकार से अपन इस चीज को कर सकते हैं। ठीक ठीक है, चलिए रश्मि दी। बहुत बढ़िया दीदी जी। धरती मानव को सुरक्षित विधि से जीने का विधान बनाती रही है, किंतु मानव ने अपनी बुद्धि से सारी धरती के साथ विद्रोह किया, धरती पर आक्रमण तथा शोषण किया। आदि काल से ही मानव धरती के वातावरण को बिगाड़ने में लगा है। विज्ञान युग के बाद ज्यादा बिगड़ा हुआ, इसलिए हम संकटग्रस्त हो गए हैं। कोई आदमी नदी में डूबता है तो उभरता भी है, ये संभावना रखी हुई है। तो धरती को बचाने की संभावना को हम आचरण करना चाहते हैं कि नहीं, यह हमारे विचारों के ऊपर है। विचारों से परिस्थितियां बन जाती हैं। अगर चाहते हैं तो परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है, नहीं चाहते हैं तो प्रतिकूल हो जाती है। अपनी बुद्धि भ्रमित होने के कारण वास्तविकता का, प्रकृति के वातावरण की महिमा का मूल्यांकन करने में चूक गए। फलस्वरूप हम विविध प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए और प्रकृति को क्षतिग्रस्त किए। क्षतिग्रस्त करते तक हम खुशहाली मनाए, लेकिन स्वयं क्षतिग्रस्त होने की संभावना से डरते भी हैं। यह हुआ विगत का विश्लेषण। मानव संचेतना से यदि मानव व्यवस्था में जीने को तत्पर होता है, तभी जीवन विद्या एक दूसरे के पास पहुंचता है। इसका प्रमाण मिल चुका है। इसको हम एक स्कूल में तैयार कर पाए हैं। इसके शुभ परिणामों को देखते हुए इसके लोक व्यापीकरण की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया, है ना। तो जितनी भी बात अपन किए कि मतलब मानव के पास ये एक अच्छी बात भी है ना, क्योंकि वो मन स्वस्थता का आशावादी है। तो चीजें बिगाड़ा है तो उसको ठीक करने की भी उसमें क्षमता है, यदि वो अपनी समझ को आगे कर ले तो जितना भी कुछ अभी हुआ है तो वापस ये चीजें ठीक हो सकती है यदि ये चीज हमारे विचारों में आ जाए, हमारे संकल्प में आ जाए, हमारे चित्रण में आ जाए। तो यदि ये मेरी मानसिकता में आ जाती है तो हम चीजों को ठीक कर सकते हैं और वापस परिस्थितियां अनुकूल हो सकती है। और यदि नहीं करते हैं तो प्रतिकूल तो है ही। तो जितना भी ये जो बुद्धि भ्रमित होने के कारण जो हम वास्तविकताओं को नहीं देख पाए, प्रकृति के वातावरण की महिमा का मूल्यांकन नहीं कर पाए,
तो उसको हम अब चाहे तो समझ के ठीक कर सकते हैं। और मानव जब तक धरती के साथ शोषण हो रहा था, धरती बीमार हो रही थी, तब तक उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब खुद का नुकसान होने लग गया है, तब मानव के अंदर एक डर पैदा हुआ है। तो डर से शायद इन चीजों की ओर थोड़ा सोचने लगा है। तो जब अपने ऊपर बात आई है तो कुछ चीजें ध्यान में जाने लगी है कि हाँ ये गलत हुआ है। तो इस प्रकार से मानव संचेतना का मतलब यही है कि जो मानव को व्यवस्था के लिए, जीने के लिए, सही जीने के लिए तत्पर करता है। तो यदि ये चीज हमको समझ में आती, जीवन विद्या एक दूसरे के पास पहुंचता है का मतलब है कि चूंकि जो भी सोचने वाले लोग थे उनके तक ये बात चली गई थी कि जो हुआ है वो कुछ गलत तो हुआ है और अब इसको ठीक करना ही पड़ेगा। तो जिनके अंदर भी ये आ गया कि हाँ ये विगत का समीक्षा हुई, जिन्होंने भी समीक्षा की वो कुछ न कुछ समाधान की तलाश में निकले और वहां तक विद्या पहुंची है और उसका प्रमाण मिल चुका है। मतलब लोग जिस तरह से लगे हुए हैं और अपनी अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं, तो ये अब लोकव्यापीकरण होने की ओर है। और इसके लिए जो शिक्षा पे काम करने की जरूरत है ताकि हमारी जो नई पीढ़ी तैयार हो। एक जो प्रौढ़ शिक्षा की अपन बात करते हैं, जीवन विद्या शिविर और ये अध्ययन शिविर चल रहे हैं कि कम से कम हमने जो नुकसान किए अब नुकसान करना हम बंद कर दें, है ना, एक वहां तक पहुंचा दे। और नई पीढ़ी जो हमारे नई पीढ़ी जो आ रही है, शुरू से उनकी मानसिकता में हम व्यवस्था को, सह अस्तित्व को स्थापित कर दें। अगर ये दो काम हम कर पाते हैं तो वापस चीजें व्यवस्थित और सही हो जाएगी। चलो बेटा। जी दीदी जी। नासमझी के बिना कोई मानव कुकृत्य करता नहीं है। मेरे अनुसार हर व्यक्ति शुभ चाहता है और शुभ के लिए जिम्मेदार है। फलस्वरूप कभी न कभी सर्व शुभ के प्रति जिम्मेदारी महसूस करेगा। यह सर्व शुभ को महसूस करने के अर्थ में ही जीवन जागृति की बात आती है। सुविधा संग्रह से मुक्ति और भक्ति विरक्ति के स्थान पर स्वस्थ समाज की रचना के लिए ही समझदारी की बात, जीवन जागृति की बात छेड़ने का मन आया। बुद्धि में होने वाली बोध और संकल्प क्रिया का प्रमाणीकरण तभी हो पाता है जब बुद्धि में न्याय बोध, सत्य बोध, धर्म बोध हो जाए। जब ये तीनों बोध हो जाते हैं तो बुद्धि को सद्बुद्धि कहते हैं। फलस्वरूप सर्व शुभ की जिम्मेदारी को मानव स्वीकार करता है। अस्तित्व को समझने पर सह अस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान होना हमको बोध होता है, जिसका हम अध्ययन कराते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। अरे यहाँ पर अब हम सबके लिए एक बात है कि जिम्मेदारी वहन करें। मतलब नासमझी से जो हुआ हो गया, अब हर मानव शुभ चाहता है तो अब वो शुभ के लिए जिम्मेदारी वहन करे। मतलब अभी तक क्या हुआ ना, शुभ चाहते सब हैं, सबने शुभ चाहा, लेकिन वो बस कामना के रूप में रह गया, वो कामना योजना नहीं बन पाई। तो यदि अब हम सबके लिए ये बात है कि यदि हमको लगता है कि हाँ ये बात सही है, तो यदि सत्य बोध होता है, सही है, इस बात का यदि बोध होता है, तो उसका प्रमाण कहाँ मिलेगा? जब हम जिम्मेदारी वहन करेंगे। तो सर्व शुभ को महसूस करने के अर्थ में ही जीवन जागृति की बात आती है। इसका मतलब है कि जीवन जागृति क्यों? तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं बोला जा रहा है, जैसा परंपरा में हमेशा जो बात आई वो ये आई कि मुझे मोक्ष चाहिए, है ना, मेरे को सुख शांति संतोष आनंद चाहिए। तो जब भी हम मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए और अपने सुख के लिए हम जीने जाएंगे, तो मतलब ये बाबा जी की लाइन थी कि जब भी हम अपने मोक्ष के लिए सोचेंगे तो हम मरने की ओर जाएंगे। जब हम सर्व शुभ के लिए सोचेंगे तो वो हमारा मोक्ष, हमारा
सुख शांति उसमें समाहित ही रहेगी, वो घटित होगा ही होगा। तो जब सर्व शुभ के लिए हम सोचेंगे तो हमारा जीवन जागृत है ही, समझो, होगा ही होगा। तो जब भी हम जागृत होंगे, जब भी हमको वो जो सुख शांति संतोष आनंद मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब हम बड़ी व्यवस्था को सही करने का जिम्मेदारी वहन करेंगे। तो बड़ी व्यवस्था में छोटी व्यवस्था समाहित ही है, उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं होगा। लेकिन जब हम अलग से सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तो फिर हम अपने आप को भी सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अस्तित्व सह अस्तित्व है। तो अकेले का कोई कार्यक्रम बनेगा नहीं यहाँ। जिसका भी अकेले का कार्यक्रम बना है वो कहाँ गया है, क्या किया है, उनके अंदर की स्थिति क्या है, इसके लिए इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण जब भी मिलेगा परंपरा के रूप में मिलेगा। तो सर्व शुभ को महसूस करने के अर्थ में ही जीवन जागृत होने की बात कही गई है। तो अभी सुविधा संग्रह और भक्ति विरक्ति के स्थान पर, है ना, जो सुविधा संग्रह का मॉडल है वो आदमी का खुद का है कि मैं और मेरे, और जो भक्ति विरक्ति का है वो भी कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी है कि भाई मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को इस दुनिया से मुक्ति चाहिए, मेरे को दुख दर्द से मुक्ति चाहिए। तो ना तो भक्ति विरक्ति हमको कहीं पहुंचाएगी, ना सुविधा संग्रह कहीं पहुंचाएगा। तो उसके स्थान पे एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ धरती, इसकी यदि हम जिम्मेदारी वहन करते हैं और अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो सही मायने में हमारा जीना सफल होता है। तो जो बुद्धि में होने वाली बोध और संकल्प क्रिया का मतलब, मेरे बुद्धि में सत्य बोध हुआ है, न्याय बोध हुआ है, धर्म बोध हुआ है, इसका जो प्रमाण है वो तभी आएगा जब हम कोई जिम्मेदारी वहन करेंगे, है ना। तो जिम्मेदारी लेने का जो निर्णय है वो उसकी आवश्यकता है। क्योंकि मेरे को ये चीज बढ़िया से कुछ लाइनें हैं जो बाबा जी की ध्यान आई जाती है बीच बीच में, और जिसके कारण मैं अपने अंदर स्वयं में जितने भी विश्वास को पा पाई हूँ। तो बाबा जी बोलते थे कि जब विद्यालय का निर्णय लिए तो जैसे ही मैं बोली कि बाबा जी अपन विद्यालय खोलेंगे, तो तुरंत बोले बाबा जी कि निर्णय ही प्रमाण है बेटा, है ना। मतलब अब हमको ना निर्णय लेने होंगे। अभी तक हम बहुत विश्लेषण कर चुके हैं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसका सॉल्यूशन ये है, ये समस्या का कारण ये है, ये बहुत चर्चा कर लिए हैं हम, और चर्चा करके वापस हम वैसे ही हो जाते हैं। तो अब ना निष्कर्ष निकालने की जरूरत है, अब निष्कर्ष के बाद निर्णय तक पहुंचने की जरूरत है। यदि हम निर्णय लेते हैं, जिसको यहाँ संकल्प बोला गया है ना, यदि हम निर्णय लेते हैं तो ये प्रमाण होगा कि हमको कोई सत्य बोध हुआ है। यदि मैं निर्णय नहीं लेती हूँ, यदि मैं जिम्मेदारी वहन नहीं करती हूँ, इसका मतलब है कि हम अभी से बात कर रहे हैं। तो यदि सत्य बोध होगा तो संकल्प निश्चित है। तो अब हम जो भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जितना भी समझे हैं, उसमें अब कुछ निर्णय लेने का समय तो है। यदि ऐसा कर पाते हैं तो हम उसका प्रमाण प्रस्तुत कर पाएंगे। तो अस्तित्व को समझने पर सह अस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान होना हमको बोध होता है। तो नित्य वर्तमान है सह अस्तित्व। तो हर समय हर क्षण मेरे विचारों में सर्व शुभ हो, यही धर्मपूर्ण विचार है। सर्व शुभ सह अस्तित्ववादी विचार वही है जो धर्मपूर्ण है, जो सबके शुभ के लिए सोच पाते हैं। अगर ऐसा हम सोच पाते हैं तो फिर संकल्प भी बनेंगे और योजनाएं बनेंगी, और धीरे धीरे हम चीजों को सही करने की ओर बढ़ने लगेंगे। ठीक है ना? ठीक बात है, बहुत ठीक बढ़िया दीदी जी। आगे पढ़ती हूँ। जी। इसकी एक झलक गणितीय विधि से विखंडन विधि को पता लगाया। विखंडन विधि को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली अणु बम बनाने के लिए पता लगाया। एटम बम बनाने का प्रयोजन सिवाय नाश के कुछ हो नहीं सकता। नाश तो जितना किया, जैसे हिरोशिमा, इसके अलावा नाश करने के लिए बार बार जो प्रयोग किए, इससे वातावरण की अधिक क्षति हुई है। ये किया मुट्ठी भर लोगों ने।
भोगेंगे 700 करोड़ों। नाश करने के लिए जो किया उससे सामान्य आदमी क्षतिग्रस्त हुआ। कैसे? गणितीय विधि से वर्तमान शून्य प्रायः हो जाता है और वर्तमान की तादाद नहीं मिलती है, जबकि है इससे उल्टा। मानव का सारा वेब की विखंडन विधि। इस ढंग से झूठ का पुलिंदा इतना बना चुके हैं कि उससे उभरने के लिए मानव को अपने ऊपर विश्वास करना होगा। जब तक मानव एटम बम पर, तलवार पर, झंडा पर, पत्थर पर विश्वास करेगा, तब तक तो आदमी आदमी पर विश्वास करेगा नहीं। यह सच्चाई है। और स्वयं पर तब विश्वास होगा जब स्वयं को समझेगा। स्वयं को समझने के लिए हर नर नारी स्वयं में न्याय, धर्म, सत्य को सटीक समझना होगा। यह जीवन प्रकाशन है। न्याय कहाँ से समझ में आता है? संबंध के आधार पर। धर्म कहाँ से आता है? व्यवस्था से। सत्य कहाँ से आता है? अस्तित्व से। सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है। सह अस्तित्व के ढंग से मानव को छोड़कर शेष तीनों अवस्थाओं के संपूर्ण वैभव व्यवस्था में ही है। बहुत बढ़िया है ना। जैसे अब यहाँ पर गणित, पहले विज्ञान पे बात हुई थी, यहाँ पर गणित की बात कर रहे हैं। जैसे गणित से ही विखंडन विधि आई है ना। तो ये जो विखंडन विधि का जो प्रयोग हुआ सबसे ज्यादा, वो है, जैसा मैं अभी बताई थी कि जो बम बने हैं, है ना, अणु बम बने हैं, परमाणु बम बने, ये कैसे बनते हैं? जब उसके केंद्र को तोड़ा जाता है। मतलब आप इसके, कितनी सिंपल सी बात है कि जब जुड़ते हैं तो सृजन होता है और जब तोड़ते हैं तो विध्वंस होता है। सीधी सी बात है। तो जब केंद्र को तोड़ा गया तब बम बनते हैं, है ना। तो ये जो जितने भी बम बनाए, ये सारे नाश की ओर ही लेके गए। और जो बार बार उनका परीक्षण किया जाता है ना। जैसे जिस भी देश में बम बनते हैं, फिर उस बम का परीक्षण किया जाता है कि सही बने हैं कि नहीं। तो परीक्षण कहाँ किया जाता है? या तो धरती में किया जाता है या समुद्र में किया जाता है ना। तो इस तरह से सारे जो वातावरण को वो किया गया, उसमें कितनी बार जो परीक्षण हुए हैं, परमाणु परीक्षण हुए, बम परीक्षण हुए हैं। तो इससे भी पूरा हमारा जो क्षतिग्रस्त हुआ है वातावरण, मेन कारण वो है। तो ये किया मुट्ठी भर लोगों ने है, लेकिन इसको भोगेंगे तो सभी, क्योंकि ये जितने भी परीक्षण हुए हैं, इससे इसका जो प्रभाव है पूरी धरती पे, पूरे वातावरण पे पड़ा है। तो हम सब उसमें कुछ अलग नहीं है, हम सब पे भी पड़ा है, सारी धरती की हर एक इकाई पे पड़ा है। तो इसके लिए जो कैसे ऐसा होता है कि सब पे पड़ता है, तो नाश करने के लिए जो भी किया वो सामान्य व्यक्ति उससे क्षतिग्रस्त हुआ ही है। तो जैसे गणितीय विधि से वर्तमान शून्य प्राय हो जाता है। तो इसमें जैसे जब हम एक घड़ी को देखते हैं ना, गणितीय विधि से विखंडन विधि जो है, तो जो घड़ी बनी है वो विखंडन विधि से बनी है। ठीक है। जितने भी ये महत्वाकांक्षा के जो मोबाइल, जितने भी टेक्नोलॉजी है, वो सारी विखंडन विधि से तैयार होती है। ठीक है ना। तो घड़ी जैसे विखंडन विधि से बनी है कि मतलब भाई एक समय को नापा गया और उसको फिर कि भाई अपन बोलते ही है कि 1 घंटा हो गया, फिर हम बोलते हैं कि उसमें से आधा घंटा हो गया, 1 मिनट, आधा मिनट, 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, ऐसे करते करते मतलब वो सेकेंड का भी जो एकदम मिनिमम माइक्रो जो एक भाग होता है, वहां तक पहुंच के फिर क्या बोलते हैं, समय खत्म हो गया, है ना। जैसे हम सब भी जो गणित की इस सारी प्रक्रिया को इतना नहीं भी जानते हैं, हम सबके मुंह में भी यही भाषा रहती है कि आज का दिन खत्म हो गया, है ना। अरे 2 घंटे का टाइम था, खत्म हो गया, अब तो 2 ही मिनट बचे हैं, लो 2 मिनट भी खत्म हो गया। तो ये जो खत्म हो गया, ये विखंडन विधि का परिणाम है। ये जो मानसिकता बनी है खत्म होना, तो ये जो हम बोलते हैं कि मेरा तो समय खत्म हो गया, एक्चुअल में समय खत्म होता नहीं है। सत्य एकदम इससे अलग है।
नित्य वर्तमान है, समय नित्य वर्तमान है। तो एक तरफ है कि वो नित्य वर्तमान है और एक तरफ हमारी मानसिकता कैसी है कि समय खत्म हो गया, कम हो गया, आधा रह गया, है ना। तो ये जो उसको बताना चाह रहे हैं कि है कुछ और हम माने कुछ और है, और इसके कारण हमारा जो सारा डिजाइन है जीने का, सोचने का, हर काम करने का, तो इसमें नहीं 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 की ओर हम जाते हैं, जबकि वर्तमान समय नित्य वर्तमान है। तो ये जो उल्टा जो सारा एकदम वो हो जाता है ना, तो वर्तमान के अलावा कुछ होता नहीं है, और अस्तित्व का जो सारा वैभव है वो नित्य वर्तमान है। मतलब इस बात को ना खूब बढ़िया से ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या माने हुए हैं, हम किस तरह के यंत्रों के भरोसे हैं, है ना। मतलब हमने अपने आप को पूरा यंत्रों के उसमें डाल दिया है, उसके अलावा कोई विवेक, कोई सोच, कोई चित्रण अंदर बना नहीं है। तो इसलिए तो जबकि पूरा जो अस्तित्व का वैभव है वो नित्य वर्तमान है, मतलब हर समय आपके पास वर्तमान है ही, आप उसमें सब कुछ कर सकते हो। लेकिन ये जो समय की जो एक डिजाइन बनाया गया है वो सब हम उस पे इतने अधीन हो गए हैं, हम इतने उसमें लिप्त हो गए हैं कि हम उस समय के अलावा कुछ सोच नहीं पाते। समय है तब तक हम सोचते ये हो जाएगा, अब समय खत्म हो गया तो अब ये चीज नहीं हो पाएगी, छोड़ो। तो इस बात को खूब बढ़िया से समझने की जरूरत है कि अस्तित्व का पूरा वैभव नित्य वर्तमान है, इसलिए अभी तक जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, पर आज हो सकता है, बस हमको सोचने की जरूरत है। तो ये जो विखंडन विधि से वर्तमान को ही खत्म कर दिया जाता है, तो इस तरह से झूठ का पुलिंदा इतना बना चुके हैं कि उससे उभरने के लिए मानव को अपने ऊपर विश्वास करना होगा, है ना। मतलब स्वयं पे विश्वास करना होगा, अस्तित्व पे विश्वास करना होगा। तो इसीलिए जीवन ज्ञान, मतलब कितने ज्ञान को हमको पाना है, तो जीवन ज्ञान को पाना है और अस्तित्व दर्शन ज्ञान को पाना है। अगर ये दो ज्ञान को हम पा जाते हैं तो मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ जी पाएंगे। तो स्वयं को समझना होगा और अस्तित्व को समझना होगा। तो इस प्रकार से हम अस्तित्व के वैभव को नित्य वर्तमान के रूप में समझ पाएंगे। तो जब तक ये बम, तलवार, झंडा, पत्थर, इन सब पर भरोसा करेंगे, है ना, अभी हम यही तो कर रहे हैं कि अपनी कुछ मान्यताएं हैं उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपने साथ जीने वाले लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। मतलब मेरे ही साथ दूसरी जाति के लोग जी रहे हैं, लेकिन हम जाति के उसमें फंस जाते हैं। हमारे साथ दूसरे देश के लोग भी आके अच्छे से जीते हैं, पर हम अपना देश और दूसरे देश की भाषा में फंस जाते हैं। तो ये सारी चीजों से हमको उबरने की जरूरत है, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। तो आदमी पर विश्वास करके और स्वयं को समझ के अच्छे से हम जीने के योग्य बन जाए, ऐसा एक हम सबके लिए आह्वान है यहाँ। तो सीधी सी बात है कि जब भी मानव के साथ जीने की बात आएगी तो न्याय, धर्म, सत्य आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर एक खूब मतलब बढ़िया से बात है कि न्याय कहाँ से समझ में आएगा, तो संबंध में समझ में आएगा, है ना। मतलब मानव के साथ जब हम संबंध को समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे, तब न्याय हमको समझ में आएगा, धर्म व्यवस्था के रूप में समझ में आएगा और सत्य सहअस्तित्व के रूप में समझ में आएगा। तो यदि ये सारी चीजों को हम समझ पाते हैं तो सहअस्तित्व वैभव के रूप में हम भी नित्य वर्तमान, मतलब नित्य सुख, शांति, संतोष, आनंद के साथ जी सकते हैं। ठीक है ना। बढ़िया बेटा। रश्मि बेटा जी। दीदी जी, मानव में भी व्यवस्था में होने की तरस किसी न किसी अंश में निहित ही है। भ्रमित प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के पढ़ने से व्यवस्था का बोध होता नहीं है। व्यवस्था के बोध के बाद व्यवस्था में जीने के साथ ही मानव धर्म को निभाने में योग्य हो जाता है। मानव धर्म व्यवस्था में जीना ही है। अस्तित्व में हर वस्तु
का व्यवस्था में रहना, व्यवस्था में भागीदारी करना ही धर्म के रूप में दिखता है। पदार्थावस्था का धर्म अस्तित्व होना है, प्राणावस्था का धर्म पुष्टि सहित अस्तित्व है, जीवावस्था का धर्म जीने की आशा पुष्टि सहित अस्तित्व के रूप में प्रकाशित है। ज्ञानावस्था मानव का धर्म निरंतर अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्मी होना देखा गया है। सुख ही मानव धर्म है। सुख कैसे होगा? समाधान से। समाधान आएगा व्यवस्था में जीने से। व्यवस्था में जीना मानव की समझदारी पर निर्भर करता है। समझदारी कुल मिलाकर अस्तित्व, जीवन और मानवीयतापूर्ण आचरण के बोध होने को कहते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। मतलब यहाँ पर जी दीदी जी, पूरी उसी की बात की गई आगे है। और पढ़ो। इसको एक बार ले लेते हैं, है ना, फिर आगे। हाँ, एक पैराग्राफ और पढ़ सकते हो, पढ़ लो जो पढ़ लो रश्मि दीदी, एक पैरा और पढ़ लो। व्यवस्था का बोध हो, निष्ठा संकल्प होना स्वाभाविक है। निष्ठा संकल्प होने के उपरांत मानव व्यवस्था में जीता है। इस प्रकार जीकर हम अच्छी परिस्थिति को निर्मित कर सकते हैं। अतः मानवीय शिक्षा विधि को अपनाना होगा। फल स्वरूप सद्बुद्धि उदय होगी। इसके बिना कोई उपाय है नहीं जो इस धरती को सर्वनाश से बचा सके। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसकी जरूरत है। नहीं समझने से परिस्थिति बाध्य करेगी समझने के लिए। ठीक बात है ना। जी दीदी तो जी, व्यवस्था में होने की तरस किसी न किसी अंश में निहित ही है मानव में। तो मानव में व्यवस्था में होना और व्यवस्था में रहना ये एक कामना के रूप में है ही। तो व्यवस्था के बोध के बाद व्यवस्था में जीना, जीने और धर्म के निभाने के योग्य मानव हो जाएगा। तो मानव धर्म व्यवस्था में जीना ही है। तो ये जो व्यवस्था की बात की गई है, जैसे पदार्थ अवस्था है, पदार्थ अवस्था का जो धर्म है वो अस्तित्व, मतलब सिर्फ होना, होने के रूप में पदार्थ अवस्था हमको दिखाई देती है कि वो है। फिर उसके बाद प्राणावस्था है जो होने के रूप में तो है ही, साथ में पुष्टि दिखाई देती है, तो पुष्टि उसका धर्म है। तो जब हम कहते हैं कि प्राणावस्था का धर्म पुष्टि है, तो होना उसमें समाहित ही रहता है। मतलब इस दर्शन की जो सबसे सुंदर बात है, आगे भी जब आप सारे वांग्मय को पढ़ेंगे तो ये बात को बार बार रिपीट किया जाता है कि आप किसी एक चीज को बता रहे हो तो पीछे की चीज को छोड़ा नहीं जाता है, उसको वापस उसमें जोड़ा जाता है। और फिर ऐसी एक आवर्तनशीलता है, एक बहुत सुंदर साइकिल है सब चीजों की। तो प्राणावस्था का यदि धर्म पुष्टि है तो उसमें होना समाहित ही है, तो होने के साथ पुष्टि। जीवावस्था का धर्म जीने की आशा, है ना, बस वो जिंदा रहना चाहते हैं। तो जानवर सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ पुष्टि और होना उसमें बना ही रहता है। तो और उसके आगे की अवस्था है ज्ञानावस्था, जो सुख पूर्वक जीना चाहते हैं, है ना, ये उसका धर्म है। तो सुख पूर्वक जीना उनका धर्म है, साथ में जीना और पुष्टि और होना ये तो बना ही रहता है। तो इस प्रकार से सुख ही मानव का धर्म है। यदि मानव सुखी होता है तो ये जो बाकी की तीनों अवस्थाओं के धर्म है वो भी सफल हो जाएंगे। जैसे यदि मानव सुख धर्मी है तो उसमें पुष्टि होना, जीने की आशा और होना ये बना ही हुआ है, तो वो अपने शरीर को जिंदा रखना ही चाहेंगे, है ना। और पुष्टि, तो पुष्टि के लिए वो प्राणावस्था को, जीवावस्था को, पदार्थावस्था को, ये सबको उनको बनाए रखना उनकी बाध्यता होगी। तो मानव यदि अपने धर्म को पा जाता है तो बाकी की शेष तीनों स्थितियां भी अपने धर्म को पा जाएंगी। अभी वो धर्म सहित ही है, लेकिन मानव का हस्तक्षेप इतना ज्यादा है कि जैसे अपन बोलते हैं कि पुष्टि उसका धर्म है प्राणावस्था का,
पर हमने इतनी छेड़खानी कर दी है बीजों के साथ, धरती के साथ, कि उसका धर्म, उसका पुष्टि धर्म सफल कहाँ हो पा रहा है ना, वो प्रयोजन से कहाँ जुड़ पा रहा है। हमने तो उसकी पुष्टि की जगह, मतलब आप कोई भी, अगर आप वनस्पति को खाते हो आहार के रूप में, तो अब उससे पुष्टि कहाँ हो पा रही है, क्योंकि उस पौधे की पुष्टि नहीं हो पा रही है। तो वो कहीं ना कहीं प्रतिकूल इकाई के रूप में विकसित हो रहा है, क्योंकि हमने उसके बीजों के साथ छेड़खानी की है, धरती के साथ छेड़खानी की है। वैसे ही जीव जीना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारी प्रवृत्ति इतनी ज्यादा मांसाहारी हो गई है, हम जो चीजों का प्रयोग करते हैं, है ना, मतलब जितने भी ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, या फिर हमारे ऐश्वर्य के जितने भी ये साधन हैं, उसमें हमको पता ही नहीं है, या फिर स्वाद के लिए हम जितना भी, कितनी जगह जानवरों का मतलब कितनी सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सारा छेड़खानी हुई है जानवरों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, पत्थर मिट्टी के साथ, तो मानव सुख ही हो ही नहीं सकता। तो यदि सुख उसका केंद्र में आ जाता है, तो बाकी तीनों अवस्थाएं भी संतुलित हो जाएंगी, उनका भी धर्म सफल हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, तो मानव जो सुख धर्मी है, वो यदि सफल होता है, तो ये कैसे होगा? समाधान से। तो व्यवस्था में जीना मानव की समझदारी पर निर्भर है। समझदारी का कुल मतलब इतना ही है कि उसको अस्तित्व दर्शन ज्ञान हो जाए, जीवन ज्ञान हो जाए, और मानवीयतापूर्ण आचरण का बोध हो जाए। तो व्यवस्था का बोध होने के बाद व्यवस्था में निष्ठा, संकल्प होना सहज है। हमको बस समझदार होने की जरूरत है। फिर उस व्यवस्था में जीने के लिए डिजाइन हम खुद बना ही लेंगे, और उसके बाद हमारा सभी जो जीना है वो हो पाएगा। तो इसके लिए जो बाबा जी कहना चाह रहे हैं कि मानवीय शिक्षा विधि को अपनाना होगा, उसी से सद्बुद्धि का उदय होगा, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जैसे हम सब भी यहाँ शिक्षा विधि से ही अध्ययन कर रहे हैं, तो ये अध्ययन विधि को अपनाना होगा। बच्चों के लिए स्कूलें खोलनी होंगी, विद्यालय खोलने होंगे, तो बच्चों के लिए विद्यालय का काम करना होगा, और हम सब इस तरह से एक प्रौढ़ शिक्षा के रूप में अध्ययन करेंगे। तो धीरे धीरे हमारी मानसिकता व्यवस्था की बनने लगेगी, और हम व्यवस्था के लिए प्रयासरत होने लगेंगे। अगर हम ये सब चीजें समझदारी से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो परिस्थितियां ऐसा करने के लिए मानव जाति को बाध्य करेगी, है ना। बढ़िया। बहुत बढ़िया दीदी जी, बहुत ही बढ़िया। बस हो गया ना, आगे पढ़ना है? हाँ, आगे ले लो बेटा। हाँ जी दीदी जी। इस तरह धर्म में जीना अर्थात समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, सहज, प्रमाण पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था में जीना, अखंड समाज व्यवस्था में जीना है। इस विधि से मानव की सार्वभौम व्यवस्था ही मानव होने को मैंने देखा है। मानव जाति एक, कर्म अनेक, मानव धर्म एक, समाधान अनेक। मानव अनेक प्रकार के कर्म कर सकता है सुखी रहने के लिए। अनेक कर्म का मतलब है अलग अलग कार्य, जैसे कपड़े का काम, मिट्टी का काम, फसल का काम आदि। जब तक मानव मानव को एक जाति के रूप में पहचानेगा नहीं, तब तक मानव के साथ शुभ कार्य किया भी कैसे जा सकता है। मानव के लिए यह स्वाभाविक है कि वह अनेक कार्य करेगा। अनेक कार्य का मतलब उत्पादन कार्य से है। मानव जाति एक होना हम इस तरह स्वीकार करते हैं कि मानव का उद्देश्य एक ही है, वह है सुखी होना, समृद्ध होना, समाधानित होना, अभय होना, और निरंतर प्रमाणित करना सह-अस्तित्व को। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कार्यक्रम बनाते हैं, उसका आधार मानव जाति, मानव धर्म एक पर ही बनता है। सुखी होने का रास्ता जो है, उसी का नाम है धर्म, व्यवस्था। एक देश काल में
समझदार होकर व्यवस्था को प्रमाणित कर पाते हैं तो इसे हर देश काल में प्रमाणित कर सकते हैं। यही इस प्रस्ताव की खूबी है। जय हो, मंगल हो। बहुत बढ़िया ना। दीदी और जी, लास्ट बहुत में ही बस यही बात जीवन विद्या की एक परिचय बुक में आई है कि जब तक हम मानव जाति एक, मानव धर्म एक को नहीं पहचानेंगे, तब तक मानवीयतापूर्ण आचरण को नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि जितने भी अगर हम अभी देखेंगे तो चाहे देशों में, दो देशों के बीच में हो, चाहे दो संप्रदाय के बीच में हो, चाहे दो राज्यों के बीच में हो, मतलब हर जगह अपने पराये की जो दीवार है वही अमानवीयता कृत करने के लिए मजबूर करती है। और अब तो देश और गांव और शहर की बात ही नहीं है, एक घर में ही अपने पराये की दीवारें हो गई है ना। तो ये जो अपने पराये की चीजें हैं, अपने पराये की दीवार से मुक्त होने की जरूरत है। तो मानव जाति एक, मानव धर्म एक, यदि इस बात को हम समझ पाते हैं तो सही मायने में व्यवस्था में जीना हो पाएगा, और नहीं तो अपने पराये में ही सारी अमानवीय प्रवृत्ति उभर के आती है। तो मुख्य मतलब इस पूरे उसका यही है कि कैसे हम इस बात को समझ जाए। सुखी होने का रास्ता मतलब व्यवस्था यहीं से निकल के आएगी कि हम मानव जाति को एक रूप में पहचान पाए, और वो इस हिसाब से कि मानव शुभ धर्मी है। मानव शुभ धर्मी है इस रूप में मानव धर्म एक है ना। और मानव जाति एक है क्योंकि उनका लक्ष्य, उनका प्रयोजन, उनका डिजाइन सब कुछ एक है। तो इस प्रकार से मानव का अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा दर्शन मानव केंद्रित मतलब अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है, क्योंकि बाकी तीनों अवस्थाएं तो निश्चित आचरण के साथ है। अभी सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को निश्चित आचरण में आने की जरूरत है। और यदि मानव जिस दिन अपने निश्चित आचरण में आता है, मानव जिस दिन मानवीयतापूर्ण आचरण में आएगा, तब हम कहेंगे कि हमारी धरती पूर्ण हो गई। अभी बाकी तीनों अवस्थाएं अपने आप में पूर्ण है, लेकिन एक कंप्लीट जब हम पूरी धरती की बात करते हैं तो अभी वो तीनों अवस्थाएं भी अधूरी है जब तक मानव पूर्ण नहीं होता है। तो मानव पूर्ण तभी होगा जब पूरी धरती के मानव जाति के प्रति हमारा दृष्टिकोण एक होगा और सब के लिए हम सोच पाएंगे। तो ऐसा यदि होता है तो ये सिर्फ अभी प्रमाणित होगा ऐसा नहीं है, फिर इस धरती को दूसरे दर्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर ये जो एक बाबा जी ने उद्गार दिया है कि धरती स्वर्ग होगी, मानव देवता होंगे, धर्म सफल होगा और नित्य शुभ होगा। मतलब यदि ये होता है तो ये सिर्फ अभी के लिए नहीं होगा, ये निरंतर फिर ये धरती सर्व शुभ, मतलब निरंतर ये धरती फिर एकदम न्याय, धर्म, सत्य, नियम, नियंत्रण, संतुलन, इन छयों वैभव को पा जाएगी। और एक स्वर्ग जिसकी हम कल्पना किए हैं, कामना किए हैं, एक देवता भगवान बनने की जो हमारे अंदर कामना होती है, वो सारी यहाँ पर फिर पूरी होती है। तो इस रूप में जीवन विद्या एक परिचय, एक पूरे दर्शन का सार संक्षेप है ना। तो बहुत अच्छा, खूब बढ़िया रश्मि बहन जी, आप अच्छे से पढ़े, खूब खूब धन्यवाद। तो बढ़िया भैया दीदी, आप लोग जो भी हैं सबको धन्यवाद दीदी जी। खूब अच्छे से जीवन विद्या एक परिचय का पठन हुआ, अपना समय भी हो गया है। यदि आप में से किसी को भी कुछ जानना हो, प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो उसको थोड़ा ले लेते हैं। बहुत बढ़िया दीदी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। कुछ बातों पे चलते चलते पढ़ते पढ़ते ध्यान भी गया दीदी, जैसे आपने कहा कि गणितीय विधि का जो गणितीय विधि है वो विखंडन विधि है, तो वो विखंडन का मतलब खत्म होना, तो उसका भी भय मानव जाति में एक बना ही रहता है, इस बात पे भी ध्यान गया। और विज्ञान ने दूसरा ये कि ये जो विज्ञान ने परमाणु को पहचाना है, तो उसने भी उसको भी अवस्थित गति में
पहचाना है या उसको आवेशित किया है, क्योंकि विज्ञान को तो युद्ध के लिए वो रिसर्च करने थे, इसलिए उसने देखा परमाणु को भी भाई ये कैसे ब्लास्ट हो सकता है, कैसे इसको अपन युद्ध के काम में ले सकते हैं, ऐसी बातों को पहचाना। और दूसरा फिर आपने आगे बताया कि बच्चों में ही अपने को ये बोध विकसित करना होगा कि हर इकाई व्यवस्थित है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी है और अस्तित्व सह-अस्तित्व है, हर इकाई किसी प्रयोजन से है। जी दूसरा भैया। आपने बहुत बढ़िया दीदी बताया कि निष्कर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है, निष्कर्ष पे पहुंचे अपन और कोई निर्णय ले सके, नहीं तो अपन केवल बातें ही करते रहेंगे। ये आपने बहुत बढ़िया बताया कि अगर दर्शन की महिमा को और इसको जो अपने को मिला है इसको फैलाना है, तो इसके लिए अपने को निष्कर्ष के आधार पर निर्णय लेने होंगे और इसको आगे व्यवस्था में इसको अपने को विकसित करना होगा। बहुत बढ़िया दीदी, काफी बातों पे ध्यान जाता है और धीरे धीरे, जैसे पानी के बारे में ही बताया कि जैसे पानी ही नहीं, जितना भी मैं कई बार ये सोचता हूँ दीदी कि कई बार होता है पेड़ के फल नहीं लगते, कई बार लगते हैं, तो ये भी किसी ब्रह्मांडीय किरण या किसी एटमॉस्फेयर, किसी दबाव मतलब दबाव प्रभाव से ही कोई पॉसिबल हो पाते हैं। तो ये नेचर का है, ये अस्तित्व की देन है, ये पूरी प्रकृति की देन है। तो अपने हाथ में ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार क्या होता है, काफी दवाइयां छिड़काव करने के बावजूद भी कोई न कोई रोग आके उस फसल को खत्म कर देता है, तो वो एटमॉस्फेयर ही ऐसा बनता है, कभी खत्म तो कुछ होता नहीं है लेकिन उसका रूप बदल देता है। जी तो भैया। बहुत बढ़िया दीदी, आपने काफी बहुत क्लियर, बढ़िया। धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया भैया, सच में। मतलब अभी गणित के लिए तो आप मानोगे नहीं, अभी अपन अगर ध्यान देंगे ना तो ये गणित इतना ज्यादा हम लोग के उसमें घुस गया है कि व्यवहार में भी गणित चला गया है, जबकि व्यवहार गणित को छूता भी नहीं है, लेकिन अभी सारा चाहे परिवार में समाज में गणितीय व्यवहार हो गया है कि उसने इतना दिया है तो हम इतना देंगे, वो इतनी बार आते हैं तो हम इतनी बार जाएंगे, उसने इतनी और बार दीदी फोन किया है तो बोलचाल में भी यही कहते हैं कि इसने गणित लगा लिया है यहाँ पर। बस बोलचाल में बस ऐसे कहने लगे कि भाई इसने गणित लगा लिया है यहाँ पर, बस बस। तो इनने गणित संबंधों को से नहीं पहचाना। एकदम एकदम कई बार भैया। कहते हैं ना कि भाई इसने संबंधों को नहीं पहचाना, इसने गणित लगाया है कि मेरे को क्या मिलेगा, भाई से भी बोलता है मेरे को क्या मिलेगा, गणित लगा ली इसने, जी ऐसे भी जी बोला जाता है। जी भैया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप लोग जब बताते हो तो मेरे को अपने ऊपर मतलब मेरे को एक फीडबैक है कि हाँ भाई अपनी बात को मैं रख पाई कि नहीं रख पाई। तो खूब धन्यवाद भैया, बहुत अच्छे से रखे आप बात। बिल्कुल। जी भैया बोलिए। और दूसरा दीदी कोई जैसे वांग्मय को फर्स्ट टाइम में जैसे मैंने पढ़ा तो मेरे को कुछ ऐसे समझ में नहीं आया, लेकिन अब धीरे धीरे उसको जब वांग्मय को पढ़ते हैं या आप जब समझाते हो तो हम फिर उसको वैसे देखते भी हैं, ऐसे मतलब अपना कल्पना ही फैला के कि हम्म। पृथ्वी का ऐसा वैभव है, ऐसे उसके अंदर जो खनिज है उसकी जरूरत नहीं थी, ऐसे उसको देख भी पाते हैं मतलब। तो भैया देखिए ये ना, ये बाबा जी बहुत अच्छे से अध्ययन का जो समझाए थे ना जब, तो उन्होंने यही कहा था कि मानव के पास कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता है। तो ये जो हम अध्ययन करते हैं ना, तो कल्पनाशीलता हमारी तो ये जो जितनी भी बात बोली जा रही है वो यथार्थता, सत्यता और वास्तविकता की बात है ना। तो हाँ होता हाँ, क्या है कि हर मानव अपनी कल्पनाशीलता से उस वास्तविकता को छूने लगता है फिर। तो बिल्कुल। कल्पनाशीलता जिस दिन वास्तविकताओं को छू लेती है, यही तो मतलब एक्चुअली में यही अध्ययन है। अगर हम सुन रहे हैं लेकिन हमारी कल्पनाशीलता उन वास्तविकताओं को नहीं छू पा रही है, तो अध्ययन बिल्कुल। होगा भी नहीं। तो जैसे ही वो वास्तविकता, यथार्थता और सत्यता का की व्याख्या होने लगती है, तो हर मानव अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करता है। तो जिस दिन हमारी कल्पनाशीलता पूरे अस्तित्व की सत्यता को, वास्तविकता को, यथार्थता को छू लेगी, उस दिन हमारी जीवन क्रिया पूरी हो जाएगी, है ना। जब तक नहीं छू पा रही है तब तक भ्रम बचा हुआ है, तब तक बहुत सारी चीजों में रहस्य बचा हुआ है। तो बिल्कुल। कल्पनाशीलता से वास्तविकताओं को छूना, यही हमारा
मतलब अध्ययन के समय ये जो अध्ययन करने वाले हैं उनका यही है कि वो अपनी कल्पनाशीलता से उन वास्तविकताओं को छुए, उसको उसको समझे। तो यही इसका अध्ययन का मतलब ये प्रक्रिया ही है। बहुत अच्छा। हाँ, और दीदी थोड़ा सा मैं और कहूंगा, अब कितना मैं अधिमूल्यन कर पाया हूँ क्या इतना मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूँ आप जैसा भी समझे कि कई बार पहले अध्ययन से दर्शन से पहले भी कई बार ये होता था, जैसे मान लो मेरी माँ ने मेरे को याद किया, वो गांव में रहती, मैं शहर में रहता हूँ, तो और मैं उसी दिन गांव चला गया तो जाते ही माँ कहती थी आज मैं याद कर रही थी तेरे को कि आज आने वाला है श्री राम, तो आप आ भी गए, तो ऐसे कहती थी। कल ही मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, तो मैंने फोन जो ही किया तो उन्होंने तुरंत कहा यार मैंने भी फोन करने के लिए ही उठाया था आपको। तो ऐसे तो मैं कई बार ये भी समझ पाया हूं कि जीवन जीवन को पहचानता है, तो मैं कई बार ये सोचता हूँ जीवन की भी ऐसी गति होगी, वो भी इन्फॉर्म करता होगा, पता नहीं जैसा है। नहीं मतलब ये वही भैया देखो हाँ ये सब तदाकार होने की बात है ना, हाँ कि हाँ हाँ जैसे तदाकार होते हैं ना तो फिर वो चीजें आपस में संप्रेषणा उतनी स्ट्रांग हो जाती है। हाँ तो हाँ। और क्योंकि सभी इकाइयों का एक दूसरे के ऊपर प्रतिबिंब बना ही हुआ है, चाहे वो कहीं भी रहे कोई भी, है ना। तो और जिस आपके ऊपर चाहे आपकी माँ कहीं भी रहती है पर माँ का प्रतिबिंब आपके अंदर बना ही हुआ है ना। बिल्कुल उनके विचारों का बिल्कुल। प्रतिबिंब आपके विचारों में बना ही हुआ है, उनके भाव का हाँ प्रतिबिंब आपके भाव में बना ही हुआ है। तो जिस क्षण ये तदाकार हो जाते हैं उस क्षण बाद कुछ घटनाएं घटती ही होंगी ऐसी, है ना। हाँ। अपने और को किसी बिल्कुल। भी मतलब ये सब चीजें ना बस समझने की जरूरत है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं, हाँ है ना। प्रतिबिंब बिंब अनुबिंब के रूप में हर एक इकाई का दूसरे इकाई में प्रभाव नित्य वर्तमान हाँ। है ना। जी और जहाँ तक ये समझ, जैसे बाबा जी ने कहा ना गणितीय विधि अलग है और समझ अलग है, तो वो जैसे कई बार अनुमान वगैरह, अनुमान की भी बातें देखते हैं या कल्पना की बातें देखते हैं, तो जैसे चित्रण बन जाता है। अगर जब अपन उस स्थान पे पहुंचते हैं तो वैसा ही अपने को चित्रण दिखता है कि जैसा अपने चित्रण मन में चित्रण बना था वैसा का वैसे ही हूबहू अपने को मिलता है। ऐसे अनजान जगह पे भी जाके अपन देखते हैं तो कई बार अनुमान भी बहुत स्टिक लगने लग जाते हैं। दर्शन की बड़ी बात महिमा है, अनुमान की दृष्टि से भी मैंने देखा है, ठीक बात है। पहचान पाया हूँ। जी जी। हाँ विजय क्या भैया है? जी। हाँ जी जी भैया, विजय भैया जी बताइए। हाँ जी, सभी को नमस्ते। दीदी जी, ये किताब तो कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो प्रश्नोत्तर है उसको भी करेंगे ना अगली गोष्ठी में? हाँ करेंगे ना भैया, पूरा हाँ हाँ। करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। और मुझे थोड़ा शेयर करना था, ये जो बाबा जी ने बहुत बढ़िया कहा है प्रकृति के बारे में, धरती के बारे में। उनको मैं सोच रहा था कि नहीं, पहले कैसे उनको ये समझ आ गया, क्योंकि अभी हम लोग जैसे कंपनी में भी ये सब, जॉब में भी ये सब ट्रेनिंग कराते हैं। कंपनी का ट्रेनिंग होता रहता है कि अभी पहले जैसे हम लोग घर में सब मतलब सेव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, और कोई भी चीज हो, तेल हो, तो इसका बात करते थे। मगर अभी उसके साथ धरती को बचाने का चीज जुड़ गया है। हम लोग ऑफिस में भी ट्रेनिंग होता रहता है कि कैसे तेल को ना जलाया जाए, कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाए। और 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 अभी तो सबको पता होगा कि CO2 फ्री करने के लिए सारे देश लगे हुए हैं, सबको अलग अलग टारगेट दिया गया है। कौन कभी करेगा? अभी थोड़े दिन पहले हमारा देश ने भी बताया है कि 2070 तक हम लोग CO2 फ्री हो पाएंगे, उससे पहले नहीं। हमारा मतलब इतना बिगड़ा हुआ है हालत। और एक जी चीज जी। मैं बोलूंगा कि खुद के तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं जो करता हूँ अभी, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ, और घर के आसपास भी वो स्कूटर बाइक नहीं लेके जाता हूँ। साइकिल खरीदा है लास्ट 4 साल से पहले। तो इससे क्या होता है, वो दोनों चीज होता है, एक तो सेफ भी होता है, और धरती को बचाने के लिए थोड़ा सा भागीदारी होता है। ये शेयर करूंगा। और ये चीज बहुत बढ़िया बताया, मतलब पहले से उनको इतना ध्यान आ गया कि हमको अभी से सब लोग मतलब धरती को बचाने के लिए भाग भाग रहे हैं, क्योंकि मानव को मतलब हम लोगों को बचना है।
हम लोगों हमको को बचाने के लिए ही हम लोग बचाना। ये धरती को सही करने के लिए भाग रहे ठीक बात है, एकदम ठीक बात है हैं। भैया। ठीक है। और ये तो है ना, देखो बाबा जी को पता चल गया, मतलब यही है कि वो तो ये बार बार एक बात बोल रहे हैं कि ये मेरा सत्य नहीं है, मैंने जो अस्तित्व में देखा है वो मैं आप सबको बता रहा हूँ, है ना। तो उन्होंने ये जो सारा देखा कि व्यवस्था क्या है, तो उनको ये दिखाई दिया व्यवस्था क्या है, समाधान दिखाई दिया, है ना। तो समाधान के प्रकाश में अव्यवस्थाएं उनको समझ में आ गई फिर। मतलब तो समझ में क्या आता है, हमको व्यवस्था समझ में आती है, व्यवस्था समझ में आती है तो अव्यवस्थाएं हमको दिखाई देने लगती है। मतलब ये एकदम सिंपल सी बात है कि यदि मेरे पास ये सेंस है कि मेरा घर कैसे साफ होगा, तो उस घर में कहाँ कहाँ गंदगी है ये तुरंत हमको पता चलती है। तो अस्तित्व जैसा है वैसा उनको दिखाई दिया, तो उस सही के प्रकाश में उस सारी अव्यवस्थाओं का कारण उनको पकड़ में आया, और उसका उपाय उनके पास था ही, क्योंकि अस्तित्व दर्शन ज्ञान था। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको जो ये पूरा अस्तित्व दर्शन हुआ, उसमें जो उनकी अपना समय लगा वो 12 वर्ष लगा, लेकिन उस के प्रकाश में उनको जो अव्यवस्थाएं दिखाई दी, तो उस पूरी अव्यवस्थाओं के सॉल्यूशन विकल्प के रूप में मुझे ये दर्शन को प्रस्तुत करना है, ये जो उनका प्रयास था। तो ये जो वाङ्मय लिखना हुआ वो 25 वर्ष लगे उसमें उनको, क्योंकि उनको पूरी मानव जाति के लिए लिखना था। तो उनको कोई एक खाली भारत क्षेत्र के लिए नहीं लिखना था, नहीं तो यहाँ बहुत सारी कुछ कुछ चीजें जुड़ जाती। तो उन्होंने शिक्षा विधा में पूरे वाङ्मय को लिखा कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो सार्वभौम है। तो जैसे मैथ्स को और विज्ञान को पढ़ाने के लिए पूरी धरती में हर मानव एक है, वैसे ही जीवन को भी पूरी धरती के मानव एक धरातल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो शिक्षा विधा में लिखने के लिए उनको 25 साल लगे। तो मेरे को लगता है कि एक बार सही पकड़ में आना चाहिए, सही अगर हमको समझ में आ जाएगा तो बाकी कुछ भी गड़बड़ हो रही है ना, उसको मैं कैसे ठीक करूं, ये तो फिर स्वयं स्फूर्त विवेक आता है। हाँ दीदी, एक आधी मिनट का शेयर और करूंगा मैं। जी जैसे बिल्कुल। अपन अपना ध्यान याद आता है कि पृथ्वी को कैसे बचाए, तो पृथ्वी तो बची हुई है, इसको ना बिगाड़े तो ये तो बची हुई है और ये अपने आप सरवाइव करेगी। जैसे कई बार अपने जैसे भारत देश की जो सरकार है वो एक नारा लगाती है गंगा को साफ करना है, तो गंगा तो ऑलरेडी साफ है ही, उसको हम्म। गंदी नहीं करनी है। तो वहां जाके तो गंगा तो नेचुरली साफ है ही, कोई ये थोड़ा ही गंगा जहां से निकलती है वहां से गंदी होगी निकलती है। जी जी तो जी। ऐसे ही पृथ्वी भी अपने आप को, इसको बचाने की जरूरत ही नहीं है, इसको बिगाड़नी नहीं है, अपन बिगाड़ेंगे नहीं तो बची हुई है पृथ्वी, तो अपने आप सर्वाइव करेगी। ठीक बात है, बहुत लेकिन अपन बढ़िया। वो बिगाड़ने वाले कर्म तो करते जा रहे हैं, और ऊपर से ये कहते हैं भाई पृथ्वी को बचानी है। तो बस बस, वो मतलब थोड़ा द्वंद्व लगता है इसमें। अपने को खाली हम जो हमारे से जो नासमझियां हो रही है उसको ठीक कर लेंगे, और ये तभी होगा जब सही की समझ आएगी, है ना। तो बढ़िया, बहुत हाँ अच्छा किया। दीदी, और हाँ ये जो बात आपने कही सही, और समाधान की ओर ध्यान रखना है। हम लोगों का एक अभ्यास है कि हम लोग हर वक्त तो गलतियों के बारे में जी ही जी जी। बातचीत करते रहते हैं। ये कई शिविरों में हम लोग सुना है, पिछले बार हमारे गोष्ठी में भी हुआ है। ये हम लोग कैसे अभ्यास में लाएं, कोई भी चीज हो तो उसका सही और समाधान की तरफ ध्यान जाए, ये धीरे धीरे हो रहा है, और भी कैसे अच्छा होगा। हाँ भैया, मतलब हमको ना अपनी दृष्टि परिमार्जन इसी को बोलते हैं, है ना। मतलब जैसे परिवार में ही हमारे आसपास हमारे साथ जीने वाले लोग, मतलब बहुत सारा वो हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमको वो चीज कम दिखाई देती है। जैसे ही हमारे साथ कुछ नहीं होता है, हम उसको तुरंत फोकस करते हैं। तो इसके लिए ना अपने विचारों में मंथन करना होगा, विचारों में उसकी तैयारी करनी होगी कि अब आपको अपने एक एक संबंधी को, अपनी एक एक सारी क्रियाकलाप को ना ध्यान देना होगा, और फिर उसमें से जो जो सही सही चीज है उसके लिए अपने आप को भी अप्रिशिएट करना, दूसरों को भी अप्रिशिएट करना। तो ये जो इस तरह से जब हम अभिव्यक्त होंगे ना अच्छी बात को बताने के लिए, अच्छी बात के लिए, तो धीरे धीरे एक वातावरण बनने लगता है, फिर हर कोई अच्छी बात ही देखने लगता है। जैसे विद्यालय में इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। बाबा जी हमेशा एक ही बात हमको बोले कि हमेशा बच्चे की अच्छी बात को ही सभा में बोलना,
पेरेंट अभिभावक मीटिंग हो तो उनकी अच्छी बात ही बोलना। तो अब अच्छी बात बोलना है तो क्या हुआ, अब हम बच्चों को इतना ध्यान से देखते हैं हर समय कि उनकी अच्छी बात को नोटिस करते रहते हैं, क्योंकि हमको उस बच्चे को प्रोत्साहन विधि से आगे बढ़ाना है। तो क्या हुआ, एक प्रैक्टिस हो गई। तो मेरे को लगता है कि कुछ जिम्मेदारियां जब हम वहन कर लेंगे ना, तो ये प्रैक्टिस करना हमारे स्वयं स्फूर्त होता है। तो परिवार से शुरू कर सकते हैं, जहां हम काम करते हैं उस एरिया से शुरू कर सकते हैं कि हम अपनों की अच्छी बात को देखना शुरू करें, क्योंकि सबसे पहला काम हमको मानव मानव के साथ करना है। अगर हमारे साथ संबंध सही हो जाएंगे तो वस्तुओं का दोहन कम हो जाएगा। तो अच्छी बात के लिए यही है कि अब अपने को ना उसके लिए मानसिक तैयारी करनी होगी, मतलब हमको अकेले में अब इस और अपनी एनर्जी लगानी होगी कि मेरे साथ जीने वाले लोगों में क्या अच्छी बात है। तो ऐसा हम प्रयास करते जाएंगे तो धीरे धीरे फिर वो दृष्टि विकसित हो जाएगी, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। जैसे हम लोग खुद भी बोलते हैं घर में कि आसपास जितने लोग हैं, पहले से मतलब मैं भी बोलता हूँ कि हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं उनका जितना भी पॉजिटिव चीज है हम उतना भी सीख लेंगे तो भी बहुत आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, तो और उसको अपने को अभिव्यक्त होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि आप में ये अच्छी बात है ना। हाँ जी, हाँ जी, आपने हाँ ये जीवन मूल्य में आपका सुन रहा था, आपने बताया कि 98 गलत चीज है तो दो जो अच्छी चीज है उसको उसको बोलना पड़ेगा। जी वो जी, वो बस हमारे अभ्यास में नहीं है। जैसे मैं ठीक है। बोलूंगा कि पत्नी के बारे में बोलते हैं तो गलतियां ही निकल आता है मुंह से, क्या क्या गलतियां करते हैं। मगर वो धीरे धीरे सुधर रहा है, थोड़ा जी समय लगेगा मगर नहीं नहीं, ठीक वो है, सुधरे। ध्यान जाने की बात है भैया, जैसे ही ध्यान जाने लगेगा ना हाँ फिर। जी, हाँ, तो अच्छी बात खुद की और दूसरों की अच्छी बात देखने से सुख तो उसी क्षण से हमारे अंदर आ जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। और बढ़िया, कोई धन्यवाद। और कोई किसी को कुछ पूछना हो तो, नहीं तो अपना समय भी हो रहा है। दीदी जी बहुत बढ़िया, मतलब आज भी मैं पढ़ते पढ़ते ये एक चीज ध्यान दे पाई कि जो जिम्मेदारी वहन जी करने की बात बोल रहे हैं बाबा जी, वो बहुत अच्छे से ध्यान गया कि हम लोग सिर्फ कमियां देख रहे हैं। मतलब मैं खुद पे भी देखती हूँ कि मैं प्रॉब्लम्स पे बहुत फोकस कर पाती हूँ, पर जिम्मेदारी वहन करने वाली बात पे नहीं फोकस कर हम्म, पाती हूँ। तो वो एक चीज पे आज पढ़ते समय मुझे और मतलब उस चीज पे ध्यान गया। सही बात। और भी बहुत सारी मतलब बातें, ऐसे लग रहा था कि मैं शायद इतनी बार पढ़ने के बाद भी क्या पहली बार बुक पढ़ रही हूँ। तो बहुत सारी नई नई बातें समझ में आई। ठीक बात है, इसीलिए और ना बार बार शिक्षा की जो बात पढ़ना चाहिए। बाबा जी ने बोली, हाँ जी जी जी, शिक्षा की जो बात बाबा जी ने बोली, वो कुछ लाइन मुझे बहुत मतलब हमेशा उस बारे में मन में होता है, पर वो और एक बार आज उसमें ध्यान गया कि जो विज्ञान में चैतन्य पक्ष का और मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष और इतिहास में मानवीयता का, हिस्ट्री है में ना। जो मानव हाँ और मानवीयता, जी जी जी, ये हाँ सारी बातों पे बहुत मतलब आज और कनेक्ट हुई मन में, ऐसे कि नहीं ये तो बहुत जरूरी है। क्योंकि हम भी बचपन से ये सारे सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं और अभी बच्चों को भी पढ़ाया है, अपने बच्चों को भी पढ़ाया है, फिर भी जो कमियां दिख रही है उसमें सुधार के लिए मतलब हमको काम ही करना होगा और जिम्मेदारी ही वहन करना होगा कहीं ना कहीं। तभी हम्म, हम आगे किसी दिशा में कुछ कर पाएंगे, मतलब मैं कुछ कर पाऊंगी, ये चीज मेरा आज ध्यान गया। ठीक बात है, तो एकदम बहुत सही अच्छी बात है। जैसे चीज है। हम जितने भी भाई बहन, मतलब कोई लिखने में, अब हमको ना ऐसे ऐसे लेख लिखने होंगे जिसमें मानवीयता का समावेश हो, है ना। जी जी मतलब जी अब दीदी ना जी। आप जो भी अपन यहाँ जितने लोग हैं, कोई कविता लिख सकता है, कोई कहानी लिख सकता है, कोई लेख लिख सकता है, मतलब ये अब ना हमको सारे साहित्य को बदलना होगा, क्योंकि पूरे साहित्य को, जी पूरे हाँ, जी, साहित्य क्योंकि को बहुत साहित्य से परिवर्तित ही करना है। मानसिकता बनती है ना। जी तो दीदी पूरे जी। साहित्य को ही हमको एक नया विकल्प खड़ा करना होगा, साहित्य का, शिक्षा की वस्तु का, और ये जी बहुत जी बड़ा बिल्कुल। योगदान होगा। जी दीदी जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा रहा। वैसे सुरेंद्र पाल भैया जी की कमी लगी, है ना, जी जी लेकिन बिल्कुल। वो भी काफी चीजों को कनेक्ट कर देते हैं, आप लोग को उसका बहुत लाभ हो जाता है। और रश्मि दीदी, आपने हेल्प कर दी मेरी पढ़ने में, बढ़िया हो गया। बहुत 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 धन्यवाद बढ़िया दीदी जी। दीदी। मेरे लिए ये बहुत अच्छा रहा, मतलब मैं तो आराम से बैठी थी, मैं अभी अचौटी आई हुई हूँ।
जी जी जी। तो बस 10 बजे से शुरू होने वाला है आज यहाँ पे शिविर। ठीक है तो ठीक बस है। सुबह-सुबह का मज़ा ले रही थी और जैसे ही आपसे बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे लिए तो बहुत ही हाँ तो अभी अभी प्रेरणादायी रहा ये कि मैं कुछ नहीं, अभी सुरेंद्रपाल भैया जी जब तक शिविर में है बिल्कुल ना, नेक्स्ट संडे भी आप ही रीडिंग करना, ठीक है? दीदी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, और किसी को कुछ बहुत-बहुत बात है, नहीं तो धन्यवाद। फिर अपन अभी पूरा करें। बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद दीदी, अनिता बढ़िया, दीदी, आप बहुत बहुत अच्छे बढ़िया। से बहुत रखती हैं। बढ़िया दीदी, थैंक यू सो मच, नमस्ते। अरे और वाह शालिनी दीदी, नमस्ते नमस्ते। आप लोग को किसी को कुछ कहना हो? नहीं, रश्मि दीदी के लिए बहुत खुशहाली कि वो आज जी बात रख पाई, बहुत बहुत बढ़िया। जी जी जी, मैं बढ़िया। हमेशा पढ़ने से बचती हूँ क्योंकि रीडिंग आई नहीं नो। करती हूँ। नहीं नहीं, बहुत सुंदर, आज आपको बहुत अच्छा मौका मिला और अगला संडे भी आप बोलेंगे, बहुत बिल्कुल। बढ़िया। चलिए, नमस्ते सभी को, थैंक यू नमस्ते सो मच, थैंक नमस्ते, यू। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी को, बहुत-बहुत धन्यवाद।